फटाफट से क्लास स्टार्ट करते हैं। और आपने वो अकाउंटिंग रूल्स जो हैं वो अच्छे से याद कर लिए होंगे। आइए मैं आज आपको जो हमारे ट्रेडिशनल अकाउंटिंग रूल और मॉडर्न अकाउंटिंग रूल्स जो है उसको अच्छे से समझा देता हूँ। ठीक है, ओके। तो मैंने बताया था आपको कि जो अकाउंटिंग रूल्स होते हैं, है ना, जिसको हम गोल्डन रूल्स भी बोल सकते हैं। ठीक है, गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग। तो इसमें सबसे पहले मैं बताया था आपको ट्रेडिशनल रूल्स ऑफ अकाउंटिंग ऑफ रिकॉर्डिंग, ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने के ये रूल्स है। ठीक है, ओके। तो इसके अंदर फर्स्ट था हमारा पर्सनल अकाउंट। ठीक है, इसमें क्या था, साथ साथ में आपको अगर याद है तो बोल भी सकते हैं, मतलब उसका मन के अंदर रिवाइज कर सकते हैं उसको। तो पर्सनल अकाउंट में था डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। ठीक है, नेक्स्ट है आपका पर्सनल के बाद में रियल। ये प्रोडक्ट्स वगैरह पे लगता है। व्हाट इज कम्स इन डेबिट, जो भी कम्स इन हो रहा है उसको डेबिट करो। व्हाट इज गोज आउट क्रेडिट। ठीक है, नेक्स्ट था थर्ड नंबर नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट में डेबिट द ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। ठीक है, क्रेडिट द ऑल इनकम एंड प्रॉफिट्स। ठीक है, अभी मैं आपको जनरल एंट्रीज बनाना सिखाऊंगा। आप बोलोगे सर जनरल एंट्रीज क्या होती है? जो भी ट्रांजैक्शंस होते हैं ना उसको रिकॉर्ड करने को हम जनरल एंट्री बोलते हैं। ठीक है, तो रिकॉर्डिंग जो है वो जनरल एंट्री से स्टार्ट होती है। ठीक, ओके। अब जब भी ट्रांजैक्शन होगा ना उसमें तीन चीजें होगी। एक, कोई ना कोई पर्सन जरूर इन्वॉल्व होगा। एक, कोई ना कोई प्रोडक्ट जरूर होगा, वो गुड्स हो सकता है, वो एसेट्स हो सकता है। और एक, या तो वो एक्सपेंस होगा या लॉस होगा या इनकम होगा या प्रॉफिट होगा। तो इनमें से कोई एक, इसके अंदर ट्रांजैक्शन के अंदर इनमें से कोई एक कैरेक्टरिस्टिक्स जरूर होगी। अगर उस ट्रांजैक्शन के अंदर कोई पर्सन है, राम है, श्याम है, मोहन है, मैं हूं, आप है, कोई पर्सन है, तो वहां पर पर्सनल अकाउंट लगेगा। अब वो पर्सन दो तरह के हो सकते हैं, एक नेचुरल पर्सन और एक हो सकते हैं आर्टिफिशियल पर्सन। नेचुरल पर्सन कौन होते हैं? जिसको नेचर ने पैदा किया है, जैसे कि राम, श्याम यानी ह्यूमन बींग्स, सीता, रीता, गीता। ठीक है, ओके, ये। और आर्टिफिशियल पर्सन कौन होते हैं? जिसका जन्म होता है बर्थ बाय लॉ, लेकिन होते वो पर्सन है। इसमें क्या आते हैं? आपके बिजनेस, जैसे कोई कंपनी हो गई, कोई बिजनेस हो गया, तो है ना, एक बिजनेस दूसरे बिजनेस से ट्रांजैक्शन कर सकता है ना, एक पर्सन भी एक बिजनेस से ट्रांजैक्शन कर सकता है ना। हाँ, तो बिजनेस जो होते हैं वो भी एक सेपरेट एंटिटी होती है, उसको भी एक पर्सन की तरह माना जाता है, लेकिन वो आर्टिफिशियल पर्सन है, नेचुरल नहीं है। ओके, ठीक। इसके अलावा कोई प्रोडक्ट हो गया तो उस पर ये रूल लगेगा, एक्सपेंसेस और लॉसेस और इनकम और प्रॉफिट पर नॉमिनल रूल लगेगा। अब मैं आपको कुछ ट्रांजेक्शन्स करवाता हूं और उन ट्रांजेक्शन को कैसे रिकॉर्ड करते हैं, कैसे उसकी जनरल एंट्री बनाते हैं वो सिखाता हूं। बिल्कुल जीरो से सिखाऊंगा, मुझे नहीं पता आपको आता भी है नहीं। ठीक है, तो मैं जीरो से बताऊंगा आपको। यहां लिखा होगा क्वेश्चन के अंदर, जनरलाइज द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन। ठीक है, फर्स्ट, बिजनेस स्टार्टेड with cash ₹1 लाख बाय राम। राम ने एक बिजनेस स्टार्ट किया, कितने से? 1 लाख रुपए से बिजनेस स्टार्ट किया। ओके, नेक्स्ट, सेकंड नंबर। फिर राम ने क्या किया? उस बिजनेस में हमने क्या किया? परचेज कंप्यूटर, एक कंप्यूटर परचेज कर लिया ऑफ ₹20,000। ओके, फिर क्या किया? एक फर्नीचर परचेज कर लिया
परचेज फर्नीचर फ्रॉम विजय। विजय से फर्नीचर परचेज किया, कोई विजय नाम का पर्सन है, फर्नीचर वाला है, उससे फर्नीचर परचेज कर लिया विजय फर्नीचर्स। विजय फर्नीचर की एक दुकान है, उससे हमने फर्नीचर परचेज कर लिया ₹12,000। नेक्स्ट, कैश पेड टू विजय। विजय को हमने कुछ पेमेंट किया, विजय फर्नीचर जो है ना उसको हमने पेमेंट कर दिया, कितना? ₹12,000। ओके। नेक्स्ट, फिफ्थ, ये आप डेट मान सकते हैं, 1 जनवरी, 2 जनवरी, 3 जनवरी, 4 जनवरी, 5 जनवरी, वो क्वेश्चन में आपको दे रखा होगा। इसके अलावा जो है हमने क्या किया, सैलरी पे कर दी, सैलरी पेड ₹3,000। इसके अलावा हमने रेंट पे कर दिया, रेंट पेड ₹4,000। इसके अलावा हमने इलेक्ट्रिसिटी बिल पे कर दिया, इलेक्ट्रिसिटी बिल पेड ₹1,500। ठीक है। इसके अलावा हमने क्या किया, कमीशन रिसीव किया, कमीशन रिसीव्ड, लोग कमीशन रिसीव करते हैं ना, कमाते हैं ना, हाँ, ₹1,000। अब आपको क्या करना है, ऐसे ट्रांजेक्शन आपको क्वेश्चन में दे रखे होंगे, आपको क्या करना है, इन ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करना है। रिकॉर्ड करने को क्या बोलते हैं, जर्नल एंट्री बनाना, जर्नलाइज, है ना। तो रिकॉर्ड करना है आपको इन ट्रांजेक्शन को। चलो हम इन ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड कर देंगे, ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन रिकॉर्ड करने के लिए हमको ये गोल्डन रूल्स अच्छे से याद होने चाहिए, हमको ये ट्रेडिशनल रूल्स याद होने चाहिए। कल मैंने मॉडर्न रूल भी बताए थे, उसकी भी मैं कहीं ना कहीं आपको हेल्प ज़रूर हम उसकी लेंगे। उसमें एक था एसेट वाला, एसेट ऑलवेज डेबिट होती है, और एसेट को अगर बढ़ाना हो तो और डेबिट करो, एसेट को कम करना हो तो क्रेडिट करो। इसके अलावा एक लायबिलिटी वाला रूल था, उसमें लायबिलिटी ऑलवेज क्रेडिट होती है। लायबिलिटी को अगर बढ़ाना हो, आपको लायबिलिटी बढ़ रही हो तो उसको और क्रेडिट करो, और लायबिलिटी अगर कम हो रही हो तो उसको डेबिट करो। आइए अब हमको क्या करना है, उन रूल को याद है आपको सारे रूल्स, ठीक है, अब उसको भूल जाओ। अब आ जाओ यहां पर ट्रांजैक्शन पर। फर्स्ट क्या है, बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश ₹1 लाख बाय राम। ट्रांजैक्शन में देखो कौन सा रूल लग रहा है, ट्रांजैक्शन में कौन सा रूल लग रहा है, हमें कैसे पता चलेगा कौन सा रूल लग रहा है? तो सर पहला रूल कौन सा है, फर्स्ट पर्सनल रूल। तो क्या इसमें इस ट्रांजैक्शन के अंदर कोई पर्सन है? आप मुझे जवाब दे सकते हैं आयुष, हर्ष, इस ट्रांजैक्शन के अंदर कोई पर्सन दिख रहा है आपको? यहां देखिए, बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश ऑफ ₹1 लाख बाय राम, तो राम क्या है, पर्सन। इस ट्रांजैक्शन के अंदर पर्सन है, हाँ, कौन है, राम, राम नाम का व्यक्ति है। तो इस पे कौन सा रूल लगेगा, पर्सनल रूल लगेगा। अब पर्सनल रूल क्या बोलता है, पर्सनल रूल क्या बोलता है, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। रिसीवर को डेबिट करो, गिवर को क्रेडिट करो, यानी कि जो बंदा कुछ रिसीव करे उसको क्या कर दो, डेबिट, और जो कुछ गिवर हो, देने वाला हो, उसको क्रेडिट। अब यहां पर राम जो है वो रिसीवर है या गिवर है, ये देखो, राम जो है वो रिसीवर है या गिवर है। राम क्या कर रहा है, हमको 1 लाख रुपए दे रहा है। हम कौन, बिजनेस, अपने आप को बिजनेस मानना, अकाउंटिंग में अपने आप को हमेशा बिजनेस मानना है। खुद को बिजनेस मानो या बिजनेस का अकाउंटेंट मान लो तो ही समझ आएगा, वरना सारे रूल कंफ्यूज कर देंगे। तो हम मतलब अकाउंटेंट, हम किसके, बिजनेस के अकाउंटेंट, तो अपने आप को बिजनेस मान लो। अब देखो इसको पढ़ करके, बिजनेस स्टार्टेड विथ, हम यानी कि हमारा जो बिजनेस स्टार्ट हुआ है विथ कैश, कैश से स्टार्ट हुआ है, ₹1 लाख, 1 लाख रुपए लगे। किसने दिए वो 1 लाख रुपए, राम ने। तो राम कौन है, रिसीवर या गिवर? 1 लाख रुपए देने वाला है या लेने वाला है? राम दे रहा है हमको 1 लाख रुपए। बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो कि राम जो है, ठीक है, राम जो है वो 1 लाख रुपए देने वाला है हमको या हम लेने वाला है? तो राम जो है वहां पर गिवर है, वो दे रहा है। तो जो भी पर्सन होता है उस पर्सन को देखना है कि वो गिवर है या रिसीवर है। देखो यहां पर राम कौन है, गिवर है, 1 लाख रुपीज देने वाला है, तो राम कौन हो गया, इस पे कौन सा रूल लगेगा, पर्सनल। और राम क्या है, गिवर, 1 लाख रुपए देने वाला है। और गिवर को हम क्या करते हैं, देखो गिवर को हम क्या करते हैं, अगर कोई पर्सन गिवर हो, देने वाला हो, तो उसको क्या करते हैं, क्रेडिट। तो इसका मतलब यहां पर राम क्या हो जाएगा, क्रेडिट। हो गया, ठीक। अब सेकंड, और देखो इसमें क्या है, और पर्सन है कोई, नहीं, पर्सन तो नहीं है। क्या यहां पर रियल रूल लगेगा? रियल रूल किस पे लगता है, कोई भी प्रोडक्ट्स होते हैं, कोई भी प्रोडक्ट्स, एसेट्स, कैश, बैंक, इन सब पे। तो यहां पर देखो कोई प्रोडक्ट है, बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश ₹1 लाख बाय राम, तो हाँ एक प्रोडक्ट है, कौन सा, कैश। सर कैश एक प्रोडक्ट होता है, और क्या?
कैश एक वस्तु ही तो होती है ना, और उसकी कुछ वैल्यू होती है। 100 रुपीज़ की नोट की वैल्यू 100 रुपये होती है, 2000 का नोट जो बंद होने वाला है उसकी वैल्यू 2000 होती है। तो एक वो प्रोडक्ट ही तो है, तो कैश एक प्रोडक्ट है, इस पर रियल रूल लगेगा। और रियल रूल क्या कहता है, कम्स इन डेबिट गोज आउट क्रेडिट। अगर कोई भी प्रोडक्ट आए तो डेबिट, जाए तो क्रेडिट। अब ये जो 1 लाख रुपीज हैं, ये राम हमको देने वाला है वो तो ठीक है, लेकिन ये 1 लाख रुपीज हमारे बिजनेस में कम्स इन है या गोज आउट है? इट इज कम्स इन, ये हमारे बिजनेस में आ रहे हैं, जा नहीं रहे। तो जो भी आए उसको डेबिट करो, तो ये आ रहे हैं। तो इस पर कौन सा रूल लगा? इस पर रियल रूल लगा। और ये कम्स इन है, कम्स इन है, और कम्स इन होता है तो क्या करते हैं हम? डेबिट। ये देखो, ये देखो, ये रहा व्हाट इज कम्स इन, डेबिट। जो भी कम्स इन हो उसको डेबिट करो, ये पैसे आ रहे हैं तो डेबिट। तो अब इस ट्रांजैक्शन के अंदर हमने देख लिया कि दो चीजें हैं, एक पर्सन है, एक प्रोडक्ट है। क्या इस पे नॉमिनल रूल लगेगा? कोई इनकम एक्सपेंडिचर है? नहीं। 1 लाख रुपए आ रहे हैं, जा रहे हैं, लेकिन वो इनकम एक्सपेंडिचर नहीं है, ना ही वो लॉस और प्रॉफिट है, तो फिर इसका मतलब नॉमिनल रूल इस पे नहीं लगेगा। तो ओनली 2 रूल लगे। अब इसमें एक चीज डेबिट हो रही है और एक चीज क्रेडिट हो रही है। डेबिट कौन हो रहा है? कैश। और क्रेडिट कौन हो रहा है? राम। अब इसकी हम जनरल एंट्री कैसे बनाते हैं? देखो, फर्स्ट डेबिट कौन हो रहा है? कैश। तो हम लिखेंगे कैश, और जितनी भी बेटा जनरल एंट्रीज होती है ना, उसको जनरल के फॉर्मेट में बनानी होती है। जनरल का फॉर्मेट कैसा होता है मैं बता देता हूं, इसको जनरल का फॉर्मेट बोलते हैं। देखो, ये देखो, इस तरीके से होता है। इसमें क्या होता है? एक डेट का कॉलम होता है, ठीक है, एक पर्टिकुलर का कॉलम होता है, ठीक है, एक LF का कॉलम होता है, और 2 कॉलम और होते हैं डेबिट के और क्रेडिट के। अब ये LF का कॉलम क्या है ये मैं आपको बाद में बताऊंगा। इसका नाम है जनरल, ये डेट, पर्टिकुलर, ये LF, ये डेबिट, और ये क्रेडिट। डेबिट और क्रेडिट के कॉलम, ये क्या है सर? ये जनरल का फॉर्मेट है, इसके अंदर जनरल एंट्री की जाती है। अगर नॉर्मल बताऊं तो ये एक फॉर्मेट है जिसके अंदर हम ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं। ये एक टेबल है जिसके अंदर हम ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं। ये एक स्टेटमेंट है जिसके अंदर हम ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं। ओके, ठीक। तो अब इसके अंदर फर्स्ट एंट्री हमारी क्या थी? उसमें कैश अकाउंट डेबिट होना, तो हमें इस तरीके से लिखेंगे, कैश अकाउंट डेबिट। कितने से डेबिट हो रहा था? वो डेबिट के कॉलम में 1 लाख रुपीज, डेबिट के कॉलम, ठीक, ओके। क्रेडिट कौन हो रहा था? राम। तो हम यहां क्या करेंगे, सॉरी मैं आपको एक और अच्छे से बता रहा हूं। फिर इन्होंने क्या किया, इस तरीके से किया, राम अकाउंट क्रेडिट 1 लाख रुपीज, यही था। ये देखो, राम क्या था? क्रेडिट, और डेबिट कौन था? ये कैश। तो कैश को डेबिट और राम को क्या कर दिया? क्रेडिट कर दिया। लेकिन इन्होंने बोला कि अगर हम इस तरीके से करेंगे ना तो प्रेजेंटेशन सही नहीं होगा। यानी कि हर बार क्या होगा, यहां पर नेक्स्ट आगे कोई डेबिट होगा, फिर क्रेडिट होगा, फिर डेबिट होगा, फिर क्रेडिट होगा। तो डेबिट और क्रेडिट को पहचानने के लिए जब बहुत सारी रिकॉर्डिंग हो जाएगी तो हमें यहां देखना पड़ेगा डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट, तो वो अच्छा नहीं लग रहा। तो फिर कुछ क्या किए, इसके अंदर चेंजेस कर दिए। चेंजेस ये किए, इन्होंने बोला कि ऐसा करो, ये जो क्रेडिट वाली चीज है ना, हाँ, इसको क्रेडिट मत लिखो। इसके लिए हम आपको एक वर्ड दे रहे हैं, आप क्या कर दो, जो भी चीज क्रेडिट होती है ना उसके आगे 2 लगा दो, और फिर जो चीज क्रेडिट होती है उसको क्रेडिट में लिख दो। इसके आगे क्रेडिट लिखने की जरूरत नहीं है, यहाँ क्रेडिट लिखने की जरूरत नहीं। इससे साफ तौर पर दूर से ही दिख जाएगा, आसानी से पहचाना जा सकता है, अच्छा ये डेबिट है और जो 2 वाला है वो क्रेडिट है। तो ये केवल प्रेजेंटेशन अच्छा करने के लिए ऐसा किया गया, बाकी इसके पीछे कोई लॉजिक नहीं था। और ये आपकी फर्स्ट जनरल एंट्री हो गई। नरेशन वगैरह भी होती है, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। ये फर्स्ट एंट्री हो गई। तो इस तरीके से आपको एंट्रीज करनी होती है। नेक्स्ट सेकंड एंट्री करते हैं। देखो, सेकंड एंट्री में क्या है? परचेज कंप्यूटर ऑफ ₹20,000। कंप्यूटर परचेज कर रहे हैं 20,000 रुपए में। इसमें क्या कोई पर्सन है? कोई बोले सर कंप्यूटर पर्सन थोड़ी है, ठीक है। इसमें कोई पर्सन है ना, नेचुरल ना आर्टिफिशियल, कोई पर्सन नहीं है, तो इसमें पर्सनल रूल नहीं लगेगा, सिंपल। तो सर इसमें क्या है? इसमें कंप्यूटर है। अच्छा, कंप्यूटर क्या होता है? कंप्यूटर तो एक प्रोडक्ट होता है, तो कौन सा रूल लगेगा? रियल। और कंप्यूटर क्या हो रहा है? कम्स इन है या गोज आउट है? क्योंकि रियल रूल क्या बोलता है बेटा, रूल्स आपके सामने निकाल के रखना, मैं बार बार दिखाऊंगा नहीं। व्हाट इज कम्स इन डेबिट, व्हाट इज गोज आउट क्रेडिट। तो कंप्यूटर परचेज कर रहे हैं, अगर आप कंप्यूटर खरीदोगे तो कंप्यूटर आएगा कि जाएगा? कंप्यूटर आएगा। तो कम्स इन, तो कंप्यूटर कम्स इन हो रहा है तो हम क्या करेंगे? डेबिट। तो ये कंप्यूटर जो है वो क्या हो जाएगा? डेबिट। और ये ₹20,000 क्या होगा? डेबिट या क्रेडिट? ₹20,000। कंप्यूटर परचेज करके आ रहे हैं तो कंप्यूटर तो कम्स इन, लेकिन 20,000 रुपीज गोज आउट। तो एक प्रोडक्ट आ रहा है, एक प्रोडक्ट जा रहा है। कंप्यूटर नाम का प्रोडक्ट आ रहा है, 20,000 रुपए जो कैश नाम का प्रोडक्ट है वो जा रहा है। तो कम्स इन डेबिट, गोज आउट क्रेडिट।
ओके, तो इस पे भी रियल रूल ही लगेगा और ये क्या हो जाएगा, क्रेडिट, क्योंकि गोज आउट है। तो एंट्री क्या बन गई, सेकंड नंबर, यहां पर जो डेबिट होता है उसको पहले लिखना है। क्या डेबिट हो रहा है, कंप्यूटर, तो हम यहां कर देंगे कंप्यूटर अकाउंट डेबिट टू क्या कर देंगे, कैश, कितना, 20,000। तो इस पे ओनली कौन सा रूल लग गया, इस पे ओनली रियल रूल लग गया, ना इस पे पर्सनल रूल लगा, ना इस पे नॉमिनल लगा। तो जरूरी नहीं है कि हर बार तीनों रूल लगेंगे या हर बार दो लगेंगे, हो सकता है एक से ही आपका काम हो जाए। बताओ, आइए एंट्री समझ में। अब इस पे बहुत ज्यादा प्रैक्टिस की जरूरत होगी, लेकिन फिर भी एक बार अगर समझ में आ रहा है तो ओके है। एक बार रिप्लाई कर दो फिर आगे बढ़ते हैं। ओके हर्ष, अपने आप को बिजनेस समझना, रूल्स अच्छे से याद होने चाहिए, फिर धीरे धीरे अप्लाई करने आ जाएंगे। नेक्स्ट, यहां पर देखो, थर्ड में क्या कर रहे हैं, परचेज फर्नीचर। हम परचेज कर रहे हैं फर्नीचर, ठीक है, फ्रॉम विजया फर्नीचर ₹12,000। जैसे हमने यहां कंप्यूटर परचेज किया 20,000 रुपए में, लेकिन किससे परचेज किया, नाम नहीं था ना, क्योंकि नाम से मतलब नहीं होता। अब एक कॉन्सेप्ट समझना, कोई ट्रांजैक्शन कैश का हो सकता है, कोई क्रेडिट का हो सकता है, यानी कि कोई उधारी भी हो सकती है और कोई हाथों हाथ पेमेंट भी हो सकता है। तो दो तरह के ट्रांजैक्शन होते हैं, एक तो कंप्यूटर खरीदा और पैसे दे दिए, एक कंप्यूटर खरीदा लेकिन पैसे अभी नहीं दिए, तो वो उधार हो गया। अब देखो कैसे पहचाने कि कोई ट्रांजैक्शन कैश का है और कोई उधार का है। जो भी उधार का ट्रांजैक्शन होता है, जो भी उधारी का ट्रांजैक्शन होता है, चाहे परचेज हो चाहे सेल हो, उसमें किसी न किसी पर्सन का नाम होगा। आप खुद देखो, अपने आसपास आप किसी शॉप पे चले जाते हो, ठीक है, और अगर आपने वहां से कुछ चिप्स परचेज करी, 100 रुपए का सामान खरीद लिया, अपना आपने उसको हाथों हाथ 100 रुपए दे दिए। अब दुकानदार को आपसे मतलब नहीं है, आपको दुकानदार से मतलब नहीं है, आप चुपचाप घर पे आ गए, खाली बस। दुकानदार आपका क्यों नाम पूछेगा, आपको क्या करना दुकानदार को आपका नाम जान करके। हम इतनी सारी दुकानें देखते हैं, अनजान जगह जाते हैं, पैसे देते हैं, प्रोडक्ट लेते हैं, क्या दुकानदार आपको पूछता है कि आपका नाम क्या है, नहीं। लेकिन अगर आप उधार खरीदोगे तो नाम भी पूछेगा, एड्रेस भी पूछेगा, फोन नंबर भी लेगा, है ना। क्यों, क्योंकि उधारी में उसको पता है कि भैया पैसे लेने हैं। तो जब भी उधारी होती है ना तो नाम आता है। यहां देखो क्या है, परचेज किया है फर्नीचर, फर्नीचर तो खरीदा है, किससे, विजया फर्नीचर से, कितने का, 12,000 रुपए का। इसका मतलब विजया फर्नीचर से फर्नीचर तो 12,000 रुपए का लेके आ गए, लेकिन अभी तक पैसे दिए नहीं है, उधार की एंट्री है। तो उधार की जो भी ट्रांजेक्शन होती है ना, चाहे वो सेल हो चाहे परचेज हो, उसमें नाम आता है, इससे पता चलता है उधार है। ओके, आप देखो इस पे रूल लगाओ। सबसे पहले उसमें कोई पर्सन है, हाँ है, ये रहा पर्सन। ये विजया फर्नीचर एक आर्टिफिशियल पर्सन है, नेचुरल तो नहीं है, क्योंकि दुकान का नाम है, ठीक है, और आर्टिफिशियल पर्सन को हम पर्सन मानते हैं। अब विजया फर्नीचर जो है वो कौन है, रिसीवर है या गिवर है, किस चीज का रिसीवर और किस चीज का गिवर, फर्नीचर का, क्योंकि वो फर्नीचर बेचता है। तो विजया फर्नीचर जो है वो क्या है, हम उससे विजया फर्नीचर से फर्नीचर परचेज कर रहे हैं, तो विजया फर्नीचर कौन हो गया, गिवर हो गया, वो फर्नीचर हमें दे रहा है। तो विजया फर्नीचर को पर्सनल रूल लगेगा और उसको हम क्या कर देंगे, क्रेडिट। जो गिवर होता है उसको क्रेडिट करते हैं। ओके, और ये जो फर्नीचर है इस पे कौन सा रूल लगेगा, इस पे तो लगेगा रियल वाला, क्योंकि फर्नीचर एक प्रोडक्ट है और फर्नीचर बिजनेस में हम परचेज करके ला रहे हैं, तो बिजनेस में फर्नीचर तो आ रहा है, यस। तो फर्नीचर कम्स इन, और फर्नीचर कम्स इन होगा तो क्या हो जाएगा, डेबिट। तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट इसलिए होगा क्योंकि रियल रूल लग रहा है, फर्नीचर कम्स इन हो रहा है। विजया फर्नीचर जो है वो क्रेडिट इसलिए होगा क्योंकि विजया फर्नीचर एक पर्सनल है, पर्सनल रूल लगेगा, और वो गिवर है, क्या दे रहा है, फर्नीचर दे रहा है, और गिवर को क्रेडिट करते हैं, रिसीवर को डेबिट करते हैं, तो गिवर को क्रेडिट कर दिया। ओके, अब आई बेटा 12,000 रुपीज की बात। अब ये 12,000 रुपीज क्या है, हम विजया फर्नीचर से फर्नीचर परचेज कर रहे हैं, तो 12,000 रुपीज आपको आंसर देना है। ये 12,000 रुपए रिसीव हो रहे हैं या मतलब कम्स इन है या गोज आउट है, क्योंकि पैसे भी प्रोडक्ट होता है, रियल रूल लगेगा, तो इट इज कम्स इन और गोज आउट, यानी कि डेबिट करूं या क्रेडिट करूं, आप बताओ। इन दोनों को तो मैंने कर दिया, इसका आप बताओ। 12,000 रुपीज जो है इस पर रियल रूल लगेगा, क्योंकि पैसों पे रियल रूल लगता है, प्रोडक्ट है एक तरह का। बट ये 12,000 रुपीज को मैं डेबिट करूं या क्रेडिट करूं, या करूं फर्नीचर को, और क्रेडिट किसको करूं, विजया फर्नीचर को। तो फर्नीचर हो जाएगा यहां पर डेबिट, क्योंकि फर्नीचर कम्स इन, और विजया फर्नीचर जो है वो गिवर है, तो उसको कर देंगे क्रेडिट। कितना था, 12,000। आया समझ में। उधारी के केस में ना कैश आएगा ना कैश जाएगा, ठीक है। कि प्रॉब्लम है, प्लीज नेक्स्ट चले।
ओके, नेक्स्ट है बेटा फोर्थ, कैश पेड टू विजय फर्नीचर। हाँ, अब हम क्या कर रहे हैं, जो हम उधार लेके आए थे ना, अब उसको पैसे दे रहे हैं। तो विजय फर्नीचर कौन हो गया, पर्सन, और हम उस पर्सन को क्या दे रहे हैं, पैसा दे रहे हैं। तो वो विजय फर्नीचर क्या हो गया, रिसीवर, और रिसीवर को हम क्या करते हैं, डेबिट। और कैश क्या हो रही है, गोज आउट, 12,000 रुपए जा रहे हैं ना, उसको दे रहे हैं, तो क्या करेंगे, क्रेडिट। तो क्या हो जाएगा, कैश अकाउंट डेबिट, विजय फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश 12,000। विजय फर्नीचर को हम पैसे दे रहे हैं, तो विजय फर्नीचर पे पर्सनल रूल लगेगा। विजय फर्नीचर जो है वो पर्सन है, वो रिसीव कर रहा है 12,000 रुपए, क्योंकि हम उसको दे रहे हैं, और हम दे रहे हैं इसलिए पैसा जा रहा है, तो कैश गोज आउट एज पर रियल रूल। 4। नेक्स्ट, एक बार समझ में आने के बाद में, प्रैक्टिस होने के बाद फटाफट होता है। नेक्स्ट क्या है, सैलरी पेड ₹3,000, सैलरी पे करी 3,000 रुपए। अब सबसे पहले बताओ, इसमें कोई पर्सन है, नहीं, कोई पर्सन नहीं है, तो पर्सनल रूल नहीं लगेगा। क्या इसमें कोई प्रोडक्ट है, हाँ है, कौन सा, ये 3,000 रुपए। कैश भी एक प्रोडक्ट ही होता है, मैंने बोला था आपको, रियल रूल लगेगा। और कैश क्या है, हम सैलरी दे रहे हैं, हम मतलब बिजनेस सैलरी दे रहा है, तो पैसा जा रहा है, गोज आउट, तो कैश को क्या करेंगे, क्रेडिट। ओके, सैलरी क्या है, कोई पर्सन है, नो, कोई प्रोडक्ट है, नो, सैलरी नाम का कोई प्रोडक्ट होता ही नहीं है, तो ये क्या है, सैलरी एक खर्चा है, एक एक्सपेंडिचर है हमारे बिजनेस के लिए, और यहां लगेगा नॉमिनल रूल, डेबिट द ऑल एक्सपेंसेस। तो सैलरी को हम क्या करेंगे, डेबिट, क्योंकि सैलरी क्या एक एक्सपेंडिचर है। तो एंट्री क्या हो जाएगी, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश। कितना था, 3,000, यस। ओके, नेक्स्ट 6th नंबर, यहां तक ठीक है बेटा, कोई प्रॉब्लम हो तो बोल दो। नेक्स्ट क्या है, रेंट पेड, कितना, 4,000 क्या है, प्रोडक्ट है, रियल रूल, पैसा जा रहा है, रेंट पे कर रहे हैं, तो क्रेडिट। ओके, रेंट क्या है, पर्सन है, नो, कोई प्रोडक्ट है, नो, तो ना पर्सनल रूल लगेगा ना रियल रूल लगेगा। रेंट एक एक्सपेंडिचर है, खर्चा है हमारे लिए, और एज पर नॉमिनल रूल ऑल एक्सपेंसेस आर डेबिट, तो रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश 4,000। ठीक है, यस, बोलो कुछ प्रॉब्लम हो तो। नहीं, नेक्स्ट, इलेक्ट्रिसिटी बिल पेड ₹1,500, इलेक्ट्रिसिटी बिल कितना पे किया है, 1,500 रुपए। तो इलेक्ट्रिसिटी बिल क्या है हमारे लिए, पर्सन है, रियल है, नहीं, ये ना प्रोडक्ट है ना पर्सन है, ये एक तरह का एक्सपेंडिचर है, तो डेबिट करेंगे, ऑल एक्सपेंसेस डेबिट, और 1,500 रुपए गोज आउट है, तो क्या कर देंगे, क्रेडिट। तो क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिसिटी बिल अकाउंट डेबिट टू कैश। ओके, नेक्स्ट आता है हमारे सामने कमीशन रिसीव्ड। कमीशन रिसीव्ड क्या ये एक तरह का कोई पर्सन है, नहीं, ये पर्सन नहीं है। क्या ये कोई प्रोडक्ट है, नो, ये प्रोडक्ट भी नहीं है बेटा, तो ना पर्सनल रूल ना रियल रूल। तो ये क्या है, कमीशन, कोई एक्सपेंडिचर है, नहीं, एक्सपेंडिचर तब होता है जब हमें पे करना हो, ये तो रिसीव हो रहा है। तो ये क्या है, ये एक तरह की इनकम है, ये देखो, इनकम हो तो उसको क्या करते हैं, क्रेडिट। तो ये एक तरह की इनकम है, तो उसको क्या करेंगे, क्रेडिट एज पर नॉमिनल रूल। और 1,000 रुपीज रिसीव हो रहे हैं, तो रियल रूल तो लगेगा कैश पर, लेकिन रिसीव हो रहे हैं, मतलब पैसे आ रहे हैं, कम सिन, ना कि गोज आउट, तो कम सिन है तो डेबिट। तो इस बार हो जाएगा कैश अकाउंट डेबिट, इस बार कैश जा नहीं रहा, आ रहा है, इसलिए कैश अकाउंट डेबिट। और कमीशन खर्चा नहीं है, इनकम है, और इनकम को क्रेडिट करते हैं जनरल एंट्रीज को। ठीक है, सो सबसे जनरल एंट्रीज को यहां पर मैं बताऊंगा आपको, और बहुत सारी चीजें यहां पर मैं आपको
क्लियर करूंगा, तो आप ध्यान से समझना। सबसे फर्स्ट एंट्री जो होती है ना किसी भी बिजनेस के लिए, कोई भी बिजनेस स्टार्ट होता है ना, तो सबसे फर्स्ट एंट्री क्या होती है कि जो बिजनेसमैन है वो इंट्रोड्यूस करता है कैपिटल, यानी कि जो ओनर है, स्वामी है, वो कैपिटल लगाता है अपने बिजनेस के अंदर। ये फर्स्ट जनरल एंट्री होती है, और हमने ये वाली एंट्री करी भी थी, है ना। तो अब इसमें भी एक दो और थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है, वो क्या मैं बताता हूँ। ये एंट्री होती है जब इंट्रोडक्शन होता है ऑफ कैपिटल, है ना। इसको ये मैं टॉपिक दे सकता हूँ। अब इंट्रोडक्शन ऑफ कैपिटल के अंदर देखो, जो बिजनेसमैन है वो दो तरीके से पैसा ला सकता है। फर्स्ट ये है, फॉर एग्जांपल के लिए हम ले लेते हैं, बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश या फिर चेक, या कैश या चेक ऑफ रुपीज, फॉर एग्जांपल के लिए 1 लाख। बिजनेस स्टार्ट किया, बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश या चेक। अब कैश और चेक में फर्क क्या आता है? कैश में वो हमको रोकड़ा देगा, है ना, वो बोलते हैं ना कर करारे नोट देगा, और बैंक में क्या होगा, जो वो बिजनेसमैन है, जो ओनर है, वो हमें चेक दे देगा, और वो चेक हम हमारे बिजनेस के बैंक अकाउंट में ओपन कर देंगे। आप कभी एटीएम गए? एटीएम में जब भी अपन पैसा निकालते हैं ना, तो पिन कोड वगैरह डालने के बाद दो ऑप्शन आते हैं, एक आता है सेविंग अकाउंट, ओके, एक आता है करंट अकाउंट। आपने देखा होगा करंट अकाउंट, मैं इसकी बात कर रहा हूँ। ये जो करंट अकाउंट है ना, करंट अकाउंट, ये करंट अकाउंट एक तरह का आपका बिजनेस अकाउंट है। जो लोग जिस भी बिजनेस का जो भी अकाउंट होता है ना, उसको करंट अकाउंट बोलते हैं, और जो इंडिविजुअल का अकाउंट होता है ना, उसको सेविंग अकाउंट बोलते हैं। तो हमारा अधिकतर हम सेविंग पे क्लिक करते हैं, ये हमारा इंडिविजुअल अकाउंट है, ये किसी भी व्यक्ति का अकाउंट होता है, खाता होता है बैंक के अंदर। कोई भी बिजनेस का जो अकाउंट होता है ना, उसको करंट अकाउंट बोलते हैं। तो वो पर्सन हमें चेक दे रहा है, तो क्या होगा, उसके अकाउंट से पैसा निकल के हमारे अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा, हमारे मतलब बैंक, हमारे बिजनेस के अकाउंट में। बिजनेस भी अपने नाम से बैंक में अकाउंट ओपन करा सकता है, जैसे कॉमर्स वाले गुरुजी, तो बैंक में अकाउंट ओपन होगा कॉमर्स वाले गुरुजी बिजनेस के नाम से, और मेरा नाम जो है उससे मेरा अलग है, वो मेरा सेविंग अकाउंट। अब मैं मेरे सेविंग अकाउंट से पैसा ट्रांसफर कर रहा हूँ मेरे बिजनेस अकाउंट में, मैं कैपिटल के तौर पर, तो वो इस तरीके से। तो चेक मतलब वो हो गया। और अब इसमें होगा क्या, आपको पता है, आप चाहे कैश हो, चाहे बैंक से आए, चाहे कैश में देके जाए, चाहे हमारे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दें, हमारा जब भी मैं बोलूँ मतलब बिजनेस से है, ठीक है, हम मतलब बिजनेस, कौन दे रहा है? ओनर, यानी कि उसका जो प्रोप्राइटर है, जो स्वामी है वो। तो इस केस में यहाँ पर सिंपल सा रूल लग रहा है, आपको पता ही है कौन सा, यहाँ पर सिंपल सा रूल लग रहा है रियल, क्योंकि कैश जो है मैंने बोला था प्रोडक्ट की तरह है और वस्तु की तरह है, और वो कम सिन है, तो कम सिन है तो डेबिट। तो यहाँ पर हमारा अगर कैश है तो कैश अकाउंट डेबिट हो जाएगा, और अगर चेक दिया है तो बैंक अकाउंट डेबिट कर देंगे, ठीक है। और टू हो जाएगा, टू क्या, जो गिवर है। अब गिवर कौन है? जो बिजनेस स्टार्ट कर रहा है। बिजनेस स्टार्ट कौन कर रहा है? वो राम हो सकता है, श्याम हो सकता है, मोहन हो सकता है, सीता हो सकती है, रीता हो सकती है, गीता हो सकती है, वो डिपेंड करता है क्वेश्चन के ऊपर कि उनको ओनर का नाम क्या दे रहा है, ठीक है। तो ओनर का अगर नाम नहीं भी लिखे ना तो भी चलेगा, हम क्या लिख सकते हैं? ओनली कैपिटल, टू कैपिटल। कैपिटल का मतलब ही यहां पर है, कैपिटल रिप्रेजेंट करता है। कैपिटल जो है ना, ये कौन सा अकाउंट है? क्या ये कोई इंडिविजुअल अकाउंट है, यानी कि कोई पर्सनल अकाउंट है, या रियल है, या नॉमिनल है? तो कैपिटल पर्सनल है। कैपिटल का मतलब ही हो गया ओनर, स्वामी, पर्सन। तो कैपिटल जो है वो एक तरह का पर्सनल अकाउंट है, क्योंकि इसमें पर्सन आता है, और कैपिटल का मतलब हो गया ओनर से। तो ओनर का राम नाम, राम्स कैपिटल लिखना, श्याम्स कैपिटल लिखना जरूरी नहीं, आप ओनली कैपिटल लिख सकते हो, ठीक है। तो टू कैपिटल, कितने रुपए? 1 लाख रुपीज। तो ये हो गई एंट्री 1 लाख रुपीज, ठीक है, ओके। इसके अलावा ये तो हो गया आपका रूल, कौन सा जो मैंने बताया आपको। इस पर दो रूल लगे हैं, एक रियल रूल लगा है। रियल किस पे लगा है? कैश और बैंक पर, वो कम सिन है तो डेबिट। और कैपिटल पे कौन सा रूल लगाया हमने? पर्सनल, क्योंकि कैपिटल का मतलब हो गया ओनर, व्यक्ति है। कैपिटल मतलब व्यक्ति मानो, पर्सन मानो, और वो कौन है? गिवर है, वो हमको पैसे दे रहा है। रिसीवर को डेबिट, गिवर को क्रेडिट, तो इसलिए हमने क्रेडिट कर दिया। इसके अलावा एक चीज और मैंने बताई थी आपको बेटा, एसेट और लायबिलिटी के बारे में पता है ना? एसेट और लायबिलिटी के बारे में पता है ना? हाँ, मैंने बताया था एसेट्स जो है वो ऑलरेडी डेबिट होती है। अगर एसेट इंक्रीज हो जाए तो डेबिट करो, एसेट डिक्रीज हो जाए तो क्रेडिट करो। बेटा कान खोल लेना और ध्यान से सुनना मैं जो बोल रहा हूँ। मैं मॉडर्न रूल से भी इस एंट्री को करके बताता हूँ आपको। फिर लायबिलिटीज बोली थी मैंने, लायबिलिटीज क्या होती है? क्रेडिट। लायबिलिटीज को अगर और इंक्रीज करना हो तो आप क्रेडिट करो, और लायबिलिटी को डिक्रीज करना हो तो मैंने बोला डेबिट करो। ये मैंने मॉडर्न रूल आपको बताए थे, दोनों एसेट और लायबिलिटी वाला। अब सबसे पहले तो बेटा ये बताओ, ये कैश जो है ये क्या है? कैश या बैंक, ये क्या है? एसेट है, लायबिलिटी? बेटा मैंने बैलेंस शीट बनवाई थी, तुम अगर आपको याद नहीं है ना तो अपने सामने वो बैलेंस शीट बनी हुई रख लो। वहाँ एसेट साइड में सबसे पहले कैश और उसके बाद में बैंक लिखा हुआ है, मतलब कैश और बैंक क्या? एसेट। और अगर बिजनेस में कैश और बैंक और आएंगे, मतलब पैसा आ रहा है या चेक आ रहा है, तो एसेट क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है। कैश और बैंक नाम की एसेट क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है। और एसेट अगर इंक्रीज होती है तो हम क्या करते हैं? एसेट अगर इंक्रीज होती है तो हम क्या करते हैं? डेबिट। तो वही तो किया है मैंने यहाँ पर, देखो मैंने डेबिट किया ना, समझ गए? ओके। और जो कैपिटल होता है वो हमारे लिए क्या होता है? लायबिलिटी। लायबिलिटी साइड में सबसे पहले लिखा हुआ कैपिटल। और कोई हमें पैसे दे रहा है तो हमारी लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है। भैया वो 1 लाख रुपए दे रहा है, हमारी लायबिलिटी, हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी, हमारा दायित्व है, तो दायित्व बढ़ गया।
और अगर लायबिलिटी इंक्रीज हो तो मैंने बोला क्या करना है, लायबिलिटी इंक्रीज हो तो क्या करना है, क्रेडिट। तो ये देखो क्रेडिट किया, तो ये मॉडर्न रूल से एंट्री हो गई। तो इस तरीके से आप चाहे ट्रेडिशनल रूल से एंट्री बनाओ चाहे मॉडर्न रूल से एंट्री बनाओ, एंट्री सेम बनती है, एंट्री में कोई डिफरेंस नहीं होता है। ओके, लेकिन अब क्या, कोई भी ओनर होता है ना, कोई भी बिजनेसमैन होता है, वो कैपिटल केवल कैश के फॉर्म में लगा सकता है क्या किसी बिजनेस के अंदर? भाई मैं जरूरी थोड़ी है मेरे घर से केवल पैसे ला के बिजनेस में लगाऊं, तो सर और क्या लगा सकता हूं? मैं पैसे ला सकता हूं, उसके साथ में अगर कुछ मेरे पास कोई लैंड पड़ी है, कोई बिल्डिंग पड़ी है, या कोई फर्नीचर पड़ा है। अब फॉर एग्जाम्पल के लिए जब मेरे को याद है आज से 7-8 साल पहले मैंने कोचिंग स्टार्ट किया था ऑफलाइन, तो एक तरीके से मेरा वो बिजनेस ही मैंने स्टार्ट किया, ठीक है। तो अब मैंने वो कोचिंग स्टार्ट किया, तो क्या मैं केवल पैसे ही लेके आया क्या? नहीं, स्टार्टिंग में मेरे पास इतने पैसे थे ही नहीं, तो मैं पैसे तो थोड़े लाया था जितना रेंट पे कर सकूं। उसके अलावा मैं कुछ घर पे चेयर्स पड़ी थी 7-8, वो ले आया था। तो वो चेयर्स जो मैं बिजनेस में लेके आ रहा हूँ, वो चेयर्स किसकी है? वो भी तो उस ओनर की है, स्वामी की है, और उसको कहाँ लेके जा रहे हैं? बिजनेस में। तो चेयर भी तो कैपिटल हुई। तो कहने का मतलब केवल पैसा ही नहीं, अगर आप पैसे के अलावा और भी कुछ बिजनेस स्टार्ट करने के लिए लगा रहे हैं, चाहे आप वो बिल्डिंग लगा रहे हैं, फर्नीचर लगा रहे हैं, कोई एसी लगा रहे हैं, कोई फ्रिज लगा रहे हैं, वो अपने घर से लेके आए आप, तो उसको भी कैपिटल के तौर पे बोला जाता है। या कुछ स्टॉक लेके आ गए, ठीक है, ओके। तो मैं बताता हूं, देखो, तो उसकी भी एंट्री ऐसे हो सकती है। कई बार लिखा हुआ आपको मिलेगा, बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश। मान लेते हैं इस बार कैश कम ही लेके आए, 60,000। स्टॉक लेके आ गए, कुछ गुड्स लेके आ गए जो उसको आगे बेचना है, 20,000। फर्नीचर 30,000। अब लो, बिजनेस स्टार्ट किया है ओनली कैश से नहीं, कैश भी लाए हैं 60 का, स्टॉक लाया है 20 का, और फर्नीचर लाया 30 का। तो इस बार बिजनेस में क्या क्या आ रहा है, कम सिन क्या हो रहा है? क्योंकि कैश पे भी रियल रूल लगेगा, स्टॉक पे भी रियल रूल लगेगा, फर्नीचर पे भी रियल रूल लगेगा, और ये तीनों की तीनों चीजें कम सिन है, ना कि गोज आउट है, कम सिन बिजनेस में आ रही है। तो कम सिन है तो उसको हम क्या करेंगे, डेबिट। यस, तो केवल कैश डेबिट नहीं होगा, कैश आ रहा है तो कैश डेबिट चेक होता तो बैंक अकाउंट डेबिट हो जाता, और स्टॉक ला रहा है तो स्टॉक अकाउंट डेबिट, फर्नीचर ला रहा है तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट। तो तीन चीजें आ रही, तो तीनों को अलग अलग डेबिट करेंगे। ओके, जैसे यहां पर 60,000, 20,000, 30,000। ओके, और ये कौन देने वाला कौन है, गिवर कौन है? ओनर। कैपिटल, ओनर की जगह हम कैपिटल लिख सकते हैं, कैपिटल का मतलब ही ओनर से है। कितना हो गया, 1 लाख। और मोस्ट इंपॉर्टेंट है परचेजेस, फिर मैं करूंगा सेल्स, और उसके बाद हम कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट। सेकेंड पॉइंट है हमारा परचेजेस। अब यहां पर आता है परचेज क्या कर रहे हैं आप? परचेज दो चीजें कर सकते हैं, दो चीजें परचेज कर सकते हैं। यस, बिल्कुल, कोई भी बिजनेस दो चीजें परचेज कर सकता है। जब मैंने इंट्रोडक्शन कराया था और टर्म्स ऑफ अकाउंटिंग कराई थी, उस टाइम आपको बताया था, एक तो हम परचेज कर सकते हैं परचेज ऑफ गुड्स, या फिर एसेट ले लेते हैं, है ना। एक तो परचेज कर सकते हैं क्या, एसेट्स, और एक परचेज कर सकते हैं हम गुड्स। एसेट और गुड्स क्या है वो तो बताने की जरूरत नहीं है, पहले बता रखा है। एसेट क्या होती है, एसेट को परचेज करने के बाद में क्या करते हैं, परचेज एंड यूज इन ऑपरेशन ऑफ बिजनेस, बिजनेस के ऑपरेशन में यूज करते हैं। और जो गुड्स होता है उसका हम क्या करते हैं, गुड्स को हम परचेज करते हैं, देन सेल फॉर प्रॉफिट, प्रॉफिट कमाने के लिए उसको बेच देते हैं, यही करते हैं। यस, तो मान लेते हैं अगर हम एसेट परचेज कर रहे हैं, तो एसेट दो तरीके से परचेज कर सकते हैं। फर्स्ट हम एसेट परचेज कर सकते हैं, ये बेटा आपके चार्ट बहुत काम आएंगे, ठीक है, सारे कंफ्यूजन आपके चार्ट से ही दूर होंगे। एक तो हम एसेट परचेज कर सकते हैं फॉर कैश, कैश में या चेक से भी, ओके। और एक कर सकते हैं हम ऑन क्रेडिट, क्रेडिट का मतलब उधार पर। अब कैश का एक एग्जांपल दे देता हूं, परचेज फर्नीचर ऑफ रुपीज 10,000। फर्नीचर परचेज किया कितने में, 10,000 रुपीज में। फर्नीचर एक एसेट है, आप फर्नीचर की जगह लैंड ले सकते हैं, बिल्डिंग ले सकते हैं, प्लांट ले सकते हैं, मशीनरी ले सकते हैं, एयर कंडीशनर ले सकते हैं, जो भी है चीज़ें जिसको आप बिजनेस में यूज करते हैं बिजनेस को ऑपरेट करने के अंदर, तो वह कोई भी चीज़ ले सकते हैं। अब यहाँ पर क्या होगा, देखो परचेज कर रहे हैं तो फर्नीचर कम्स इन और कैश गोज आउट, रियल रूल लग रहा है सीधा का सीधा, किसी का पर्सन का नाम नहीं है, इसका मतलब कैश है। तो यहाँ पर क्या होगा, फर्नीचर कम्स इन तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट, ओके, और कैश गोज आउट तो कैश अकाउंट क्रेडिट। 10,000 हो गई जनरल एंट्री, रियल रूल लगा। व्हाट इज कम्स इन डेबिट, व्हाट इज गोज आउट क्रेडिट, जो आए डेबिट, जो जाए क्रेडिट। फर्नीचर आ रहा था डेबिट, पैसा जा रहा था तो क्रेडिट, ओके। और सर उधार हो तो
उधार का कल मैंने बोला भी था, उधार में पैसे का ट्रांजेक्शन नहीं होता है। यस, तो उधार में कुछ आपको क्वेश्चन में इस तरीके से दे रखा होगा, किसी पर्सन का नाम दे रखा होगा, आपको बोल रखा होगा परचेज फर्नीचर ऑफ रुपीज 10,000 फ्रॉम गणेश, कोई भी नाम हो सकता है, मैंने एग्जांपल के गणेश ले लिया। तो इस केस में क्या होगा, फर्नीचर परचेज कर रहे हैं, भले उधार परचेज करो भले कैश में करो, फर्नीचर तो कम से नहीं होगा। यस, तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट। अच्छा, उधार परचेज कर रहे हैं तो कैश गोज आउट नहीं होगा, पैसा कैसे जाएगा? अगर पैसा दे दूं तो फिर उधार थोड़ी बोलेंगे, ये तो उसी तरीके की बात होगी। आप भागते भागते आसपास अपने पास में किराने की दुकान पे गए और आपने चिप्स का पैकेट लिया और 10 रुपए दे दिए, और फिर आप उस दुकानदार को बोल रहे भाई उधार है कल लेना, ऐसा थोड़ी होता है। पैसे दे दिए ना, तो पैसे देते हैं तो उधार हो गए नहीं ना, तो पैसे नहीं दिए, पेमेंट नहीं किया हमने तो उधार हो गया, तो कैश तो गोज आउट होगा नहीं। हाँ, बट आप यहां पर देख रहे हो किसी पर्सन का नाम है तो फिर पर्सनल रूल लगेगा। अब गणेश जो है वो कौन है, रिसीवर है कि गिवर है? हम उस गणेश से फर्नीचर परचेज कर रहे हैं, तो गणेश कौन हो गया, गिवर, ये हमारा क्रेडिटर हो गया। बोलो जी। अब गुड्स बेटा ध्यान से समझना थोड़ा सा, इसमें थोड़ा सा मामला थोड़ा टेढ़ा होगा। अब क्या गुड्स को हम क्या करते हैं बेटा, मैंने जैसे बताया गुड्स को हम प्रॉफिट के लिए यूज करते हैं। अब गुड्स में क्या होता है, देखो यहां से मैं करता हूं, गुड्स में भी दो तरीके से हम गुड्स परचेज कर सकते हैं। एक फर्स्ट वही गुड्स परचेज फॉर कैश, पैसा दिया और गुड्स परचेज कर लिया, गुड्स क्या जिसको परचेज करके सेल करते हैं, ओके। और एक कर सकते हैं क्रेडिट पर। पहले हम कैश वाला दिखते हैं, फॉर कैश। तो मान लेते हैं मैं यहां लिखता हूं गुड्स परचेज रुपीज 10,000, 10,000 रुपए में गुड्स परचेज किया, तो क्या होगा, गुड्स कम्स इन। अब गुड्स मतलब वो प्रोडक्ट जिसको आप बेचोगे, किराने वाले का किराने का सामान सारा गुड्स है, एसी वाले के लिए एसी गुड्स है, अगर एसी की दुकान है इलेक्ट्रॉनिक्स की है ना, तो वो अलग, हर किसी के लिए अपना अपना गुड्स हो सकता है, ठीक है। जिस प्रोडक्ट वो सेल करेगा यूज नहीं करेगा वो गुड्स है, ओके। तो गुड्स परचेज किया 10,000 रुपीज का, हाँ, तो अब इसमें क्या होगा, गुड्स कम्स इन होगा, यस, तो गुड्स अकाउंट डेबिट, रियल रूल लगेगा, और पैसा जाएगा तो कैश गोज आउट, तो टू कैश अकाउंट 10,000। बट बेटा अब यहां पर देखना, जो गुड्स है ना वो कम्स इन इसलिए डेबिट कर दिया, ओके जस्टिफाइड। कैश गोज आउट है इसलिए क्रेडिट कर दिया टू कैश, ओके, रियल रूल लग गया। बट हम क्या करते हैं, एसेट के मामले में तो एसेट का नाम आता है, जैसे फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश, लेकिन गुड्स के केस में गुड्स का नाम नहीं आता है। गुड्स का नाम ना लिख के हम क्या करते हैं, परचेजेस। तो परचेजेस अकाउंट डेबिट जब भी दिखे ना, इसका मतलब ये है कि गुड्स कम्स इन है, गुड्स परचेज किया है। एसेट के केस में एसेट का खुद का नाम आता है, ये देखो फर्नीचर है तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट, और मशीन हो गया तो मशीन अकाउंट डेबिट, प्लांट हो गया तो प्लांट अकाउंट डेबिट, बिल्डिंग तो बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, एसेट का खुद का नाम आता है। लेकिन गुड्स के केस में गुड्स का नाम नहीं आता है, उसकी जगह हम क्या लिखते हैं, परचेजेस। और जब भी गुड्स परचेज करेंगे तो गुड्स क्या होगा, कम्स इन, तो गुड्स को डेबिट ना करके हम परचेजेस अकाउंट डेबिट करते हैं। ये अकाउंटिंग में एक आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक, ओके। अब हम गुड्स परचेज कर लेते हैं ऑन क्रेडिट, यानी कि उधार। एग्जाम्पल के लिए गुड्स परचेज फ्रॉम विजय रुपीज वही 10,000। अब देखो बेटा परचेज करेंगे तो गुड्स क्या होगा, कम्स इन, यस, तो गुड्स अकाउंट डेबिट, रियल रूल। और विजय कौन है, पर्सन, तो यहां पर लगेगा पर्सनल रूल। विजय कौन है, रिसीवर या गिवर? हम गुड्स परचेज कर रहे हैं तो विजय हमको देने वाला गिवर है, तो विजय क्रेडिट हो जाएगा टू विजय। लेकिन मैंने क्या बोला बेटा, गुड्स के केस में गुड्स नहीं लिखते। गुड्स अगर परचेज कर रहे हैं तो डेबिट गुड्स को ना करके हम डेबिट किसको करते हैं, परचेजेस को। बट एसेट के केस में ऐसा नहीं होता, चाहे एसेट कैश में परचेज करो चाहे उधार परचेज करो, एसेट का नाम आता है डेबिट में। लेकिन गुड्स के केस में गुड्स डेबिट ना करके उसकी जगह परचेजेस डेबिट करते हैं, अगर हम गुड्स परचेज कर रहे हैं तो। बोलो जी। नेक्स्ट है परचेजेस के बाद में सेल्स, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, सेल्स। परचेजेस की तरह सेल भी दो तरीके से हो सकती है। अच्छा, सेल भी दो चीजें कर सकते हैं। अब आप बोलोगे सर दो चीजें कैसे सेल कर सकते हैं, हम तो सेल ओनली गुड्स करते हैं, एसेट को तो यूज करते हैं। बट बेटा अगर एसेट पुरानी हो जाए, एसेट क्या हो जाए, बहुत पुरानी हो जाए, तो फिर हम नई लाने के लिए पुरानी एसेट को तो सेल करते ही हैं, ठीक है। तो एसेट सेल हम कर देते हैं, या कोई डिफेक्टिव पीस आ जाए या हमारे सही से नहीं आए तो कई बार एसेट भी हमको सेल करनी पड़ती है। बट एसेट को हम प्रॉफिट कमाने के लिए सेल नहीं करते हैं, एसेट को तो हम इसलिए सेल करते हैं ताकि अगर नई लेनी हो या कोई लैंड पड़ी थी 10 लाख में खरीदी आज 50 लाख की हो गई हो, तो उस हिसाब से भी बेच के फिर वो भी हो सकता है। तो एसेट भी कई बार सेल की जा सकती है, बट बहुत रेयर, अधिकतर एसेट को यूज करते हैं बिजनेस के अंदर, ओके। तो हम सेल क्या कर सकते हैं, एक तो एसेट्स, और ये क्या कर सकते हैं हम, वही गुड्स। पहले एसेट्स का बताता हूं। एसेट को वही सेल दो तरीके से कर सकते हैं,
फॉर कैश और फॉर क्रेडिट, फॉर क्रेडिट। अब देखो फॉर कैश के अंदर देखो, फॉर कैश फॉर एग्जांपल के लिए फर्नीचर सोल्ड ₹10,000। अब फर्नीचर सेल किया तो फर्नीचर गोज आउट, तो क्या कर देंगे क्रेडिट, और बेचेंगे तो पैसा आएगा, हाँ तो कम्स इन, तो क्या हो जाएगा डेबिट, रियल रूल। तो यहां पर क्या हो जाएगा कैश अकाउंट डेबिट, चेक है तो बैंक अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर। ओके ठीक। अच्छा अगर क्रेडिट पे सेल कर दिया, कई बार एसेट भी उधार बेच देते हैं, फर्नीचर सोल्ड टू हिमेश ₹10,000। अब देखो फर्नीचर क्या कर रहे हैं, बेच रहे हैं, तो फर्नीचर क्या होगा गोज आउट, तो क्या करेंगे क्रेडिट एज पर रियल रूल। लेकिन पैसा ना आएगा ना जाएगा, क्योंकि उधार है ना, हिमेश को फर्नीचर दे दिया है, पैसा अभी तक लिया नहीं है उससे, अभी तो उधार हुआ। ओके लेकिन हिमेश कौन है, पर्सन, और पर्सनल रूल में क्या है कि गिवर को डेबिट करो, रिसीवर को क्रेडिट करो। अब हिमेश यहां पर गिवर है या रिसीवर है, हम हिमेश को फर्नीचर बेच रहे हैं, तो हिमेश क्या हो गया उस फर्नीचर को रिसीव करने वाला, रिसीवर, तो रिसीवर को क्या करते हैं डेबिट। तो एंट्री क्या हो जाएगी हिमेश अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर। बोलो ठीक है। बट एसेट बहुत रेयर है कि हम एसेट सेल करते हैं। अब गुड्स को सेल कर रहे हैं, बिल्कुल ये तो हमारा काम ही है, गुड्स को तो सेल करना ही पड़ेगा। अगर गुड्स को सेल नहीं करेंगे तो बिजनेस कैसे चलाएंगे, सारे खर्चे कैसे निकालेंगे, बिजनेस में प्रॉफिट ही कैसे होगा। अब गुड्स को सेल दो तरीके से कर सकते हैं, एक गुड्स को सेल कर सकते हैं ऑन कैश और ऑन क्रेडिट, उधार। अब समझना बेटा, ऑन कैश वाला समझना, गुड्स सोल्ड ₹12,000, 10,000 में परचेस किया, मान लेते 12 में बेच रहे हैं, ठीक है। तो अब यहां देखो गुड्स सोल्ड कर रहे हैं ना, तो गुड्स क्या है, रिसीव होगा, कम्स इन होगा, गोज आउट होगा। अगर बेचेंगे तो जाएगा, परचेज करते टाइम कम्स इन होता है। अभी अगर आप गुड्स बेचोगे तो वो तो गोज आउट होगा ना, तो गुड्स होगा गोज आउट, क्या होगा बिजनेस से जाएगा, तो हम क्या करेंगे क्रेडिट। और कैश उधार तो है नहीं, तो बेचेंगे तो पैसा तो आएगा, यस, तो कम्स इन, तो क्या करेंगे डेबिट। तो एंट्री क्या हो जाएगी कैश अकाउंट डेबिट टू गुड्स। अब आप बोलोगे सर गुड्स आपने लिखा है, बाकी गुड्स लिखना तो नहीं होता है। हाँ गुड्स लिखना नहीं होता है, परचेज जब करते हैं तब गुड्स डेबिट ना करके परचेज डेबिट करते हैं, क्योंकि गुड्स कम सीन होता है। सेल के टाइम गुड्स क्रेडिट ना करके सेल्स को क्रेडिट करेंगे, यस। आगे समझ में, अब क्रेडिट वाली भी करके देख लेते हैं, उधार वाली भी करके देख लेते हैं। गुड्स सोल्ड टू रमेश, बस पर्सन का नाम आ गया मतलब उधार है, वरना कोई भी नाम याद क्यों रखेगा। अब इस केस में देखो गुड्स क्या होगा गोज आउट, गोज आउट, तो गुड्स को हम क्या करेंगे क्रेडिट। कैश क्या होगा ना गोज आउट ना कम्स इन, वैसे तो बेचते हैं तो पैसा आता है, पर नहीं अभी नहीं आया, उधार बेचा है ना, ओके। हाँ रमेश कौन है, पर्सन है, पर्सनल रूल रखेगा। रमेश रिसीवर है कि गिवर है, हम गुड्स सेल कर रहे हैं रमेश को, तो रमेश को गुड्स मिल रहा है, तो रमेश हो गया रिसीवर, और रिसीवर को हमको क्या करना होता है डेबिट। तो एंट्री क्या हो जाएगी रमेश अकाउंट डेबिट टू, हम रमेश अकाउंट डेबिट टू गुड्स ना करके, वैसे तो गुड्स लिखना चाहिए लेकिन गुड्स ना लिख के हम किसी के क्या लिखते हैं सेल्स, हो गया। बोलो, तो जनरलाइज द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इन द बुक्स ऑफ हिमांशु। हिमांशु नाम का बिजनेस है, तो उसकी बुक्स में हमको जनरल एंट्रीज करनी है, ठीक है। तो हम सबसे पहले क्या कर देते हैं, यहाँ पर एक फॉर्मेट बना देते हैं, किसका फॉर्मेट, लेजर का, सॉरी जनरल का। बिना जनरल के फॉर्मेट की हम कभी भी जनरल एंट्री नहीं कर सकते, यस। तो ये है आपके जनरल का फॉर्मेट, मैंने आपको बताया था। ये आ गया क्रेडिट का कॉलम, ये आ गया डेबिट का कॉलम, ये आ गया आपका एलएफ, एलएफ का फुल फॉर्म होता है लेजर फोलियो, पोलियो नहीं फोलियो, एफ, ठीक। और ये आ गया आपका डेट इन द बुक्स ऑफ हिमांशु, क्या लिखेंगे इन द बुक्स ऑफ हिमांशु, क्या है ये जर्नल, इसको इस फॉर्मेट को क्या बोलते हैं जर्नल बोलते हैं, ठीक है, ओके। तो मैंने इसमें लिखा इन द बुक्स ऑफ हिमांशु, और फॉर्मेट को क्या बोलते हैं जर्नल। इसमें यहां आ जाता है डेट, पर्टिकुलर, यहां क्या आ जाता है एलएफ, डेबिट, क्रेडिट, ओके जी। डीआर सीआर भी लिख सकते हो शॉर्ट में,
फर्स्ट क्या है, बिजनेस स्टार्टेड विद कैश, बहुत नॉर्मल एंट्री है, आराम से आपने कर ली होगी, कैश कम्स इन तो डेबिट, और जो बिजनेस स्टार्ट कर रहा है बंदा है ना, वो पैसा लगा रहा है तो वो हमारे लिए कैपिटल होती है, और वो लायबिलिटी होती है, या फिर वो एक पर्सन है, कैपिटल को पर्सनल मानना है, पर्सन अकाउंट मानना है, पर्सनल अकाउंट मानना है, और वो गिवर है, तो एंट्री हो जाएगी कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल 75,000 1 दिसंबर को है। तो 2017 ईयर है, यहाँ लिखेंगे 1 दिसंबर कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल 75,000। नरेशन में क्या लिखेंगे पता है ना, बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश। ये क्या है सर, ये तो पहले बताया नहीं, चलिए आज बता देता हूं। इसको बोलते हैं नरेशन। जब भी एंट्री कंप्लीट होती है तो उसके नीचे ब्रैकेट्स में एक लाइन लिखनी होती है कि ये एंट्री क्या है। अधिकतर ये लाइन हमको यहां से ही लेनी होती है। ये क्या लिखा हुआ है, बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश, बस वही तो लिखा है, बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश। इसको नरेशन बोलते हैं, ठीक है। क्या ये कंपलसरी है, बिल्कुल कंपलसरी है, बिना नरेशन के एंट्री को रॉन्ग माना जाता है। तो इस तरीके से आपके एकदम अच्छे से फर्स्ट एंट्री हो गई। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन देखिए, नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है दिसंबर 7 को, और दिसंबर 7 को क्या है, परचेजेस गुड्स फॉर कैश। अब बेटा लिखा हुआ है कैश, और क्या परचेज कर रहे हैं, एसेट नहीं गुड्स, तो गुड्स कम्स इन तो गुड्स डेबिट हो जाएगा, कैश गोज आउट तो कैश क्रेडिट हो जाएगी, ठीक है। तो एंट्री कर देंगे परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश 10,000। गुड्स डेबिट होता नहीं, आपको पता है, उसकी जगह परचेज को डेबिट करना है, कल मैंने बताया था आपको। और क्रेडिट क्या हो जाएगा, कैश में है तो टू कैश, क्योंकि कैश गोज आउट होगा, कितना 10,000। नरेशन हम लिखेंगे गुड्स परचेज्ड बाय कैश रुपीज लिख सकते हो, नहीं भी लिखो, ये नरेशन हो गया, ठीक है। नरेशन को एकदम कंपलसरी ऐसा कुछ बना के लिखना ऐसा कुछ है नहीं, नॉर्मली जो भी आपका ट्रांजेक्शन होता है वो किस बारे में, उससे रिलेटेड हमको नीचे लिखना होता है ब्रैकेट्स के अंदर। तो ये आपका नरेशन हो गया, ठीक। नेक्स्ट एंट्री या नेक्स्ट ट्रांजेक्शन, नेक्स्ट है दिसंबर 2009 को। दिसंबर 2009 को क्या हुआ, सोल गुड्स टू स्वाति, गुड्स सेल किया किसको, स्वाति को। बेटा देखो पर्सन का नाम आ गया तो इसका मतलब क्या है, ये उधार है। ओनली गुड सोल्ड लिखा होता तो कैश मान लेता, गुड सोल्ड बाय कैश तो कैश मान लेता, लेकिन नाम आ गया किसी पर्सन का तो मतलब उधार है। तो गुड्स बेचा है, सोल्ड किया है, सेल हुई हमारी, तो गुड्स गोज आउट, बेचेंगे तो गुड्स जाएगा, बट पैसा अभी तक आया नहीं क्योंकि उधार है। हाँ, और स्वाति पर्सन है, पर्सनल रूल लगेगा। स्वाति कौन होगी, गुड्स को रिसीव करने वाली या गिव करने वाली, गिवर है या रिसीवर है। हम बेच रहे हैं, स्वाति रिसीव कर रही है, तो स्वाति होगी रिसीवर, और रिसीवर को हम क्या करते हैं, डेबिट, और गुड्स गोज आउट है तो हम क्या करेंगे, क्रेडिट, एज पर रियल रूल। तो एंट्री हो जाएगी स्वाति अकाउंट डेबिट टू सेल्स दिसंबर 9 को। तो 9 दिसंबर को स्वाति अकाउंट डेबिट, स्वाति को डेबिट क्यों कर रहे हैं, क्योंकि स्वाति रिसीवर है, और गुड्स को क्रेडिट क्यों कर रहे हैं, क्योंकि गुड्स गोज आउट है। लेकिन हम गुड्स ना लिख के क्या लिखेंगे, सेल्स। कितना था, 7,000 कि 5,000। यहां क्या लिखेंगे, गुड्स सोल्ड टू स्वाति। अब बेटा अगर मॉडर्न रूल लगाएंगे ना तो भी हम इसको जस्टिफाइड कर सकते हैं। पता है कैसे, स्वाति को डेबिट क्यों किया, क्योंकि स्वाति से हम पैसे मांगते हैं, हमने उसको उधार सेल किया है, तो स्वाति क्या हमारे लिए एसेट है, डेटर है, और डेटर एक एसेट होता है, और एसेट अगर इंक्रीज हो रही हो तो डेबिट करो। नेक्स्ट आता है बेटा दिसंबर 12 को, परचेज फर्नीचर, परचेज कर रहे हैं लेकिन क्या एसेट परचेज कर रहे हैं, फर्नीचर, कितने में, 3,000 में। सर कैश में या उधार में, किसी का नाम है क्या, नहीं, तो कैश में है। तो परचेज करेंगे तो फर्नीचर कम्स इन और पैसा जाएगा तो कैश गोज आउट, तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश। गुड्स परचेज करते हैं तो परचेज का नाम आता है, एसेट परचेज करेंगे तो एसेट का नाम आएगा, ये कल मैंने बताया था। तो एंट्री हो जाएगी फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश 3,000। डेट क्या है, 12, तो 12 दिसंबर फर्नीचर अकाउंट डेबिट, क्योंकि फर्नीचर कम सिने खरीद रहे हैं, और टू कैश, पैसा जा रहा है 3,000। यहां क्या लिखेंगे, फर्नीचर परचेज रुपीज 3,000, फर्नीचर परचेज किया हमने 3,000 में। आई होप आपको यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बताइए है क्या, नहीं। नेक्स्ट, अब देखो कैश रिसीव्ड, 18 दिसंबर को क्या हो रहा है, कैश रिसीव हो रहा है,
किससे रिसीव हो रहा है? स्वाति से। अच्छा, स्वाति हमें कैश क्यों दे रही है? स्वाति हमें कैश क्यों दे रही है? देखो ऊपर स्वाति है कहीं, हाँ ये रही, क्योंकि हमने उसको गुड्स सेल किया था। हम स्वाति को हमने उधार गुड्स बेचा था, कितने का? 5,000 रुपए का। कितने का स्वाति को बेचा था? 5,000 रुपए का गुड्स हमने सेल किया था। अब स्वाति दे रही है, हमने कब सेल करी थी? 9 दिसंबर को, और स्वाति कब दे रही है? 18 दिसंबर को हमको पैसा दे रही है। कितने दिन बाद? लगभग 9 दिन बाद में हमको पैसा दे रही है। तो पैसा देगी तो कैश कम्स इन, हाँ कैश कम्स इन। कितना? 4,000 रुपए। मांगते 5 थे लेकिन दिए कितने हैं? 4। तो सर 1,000 रुपए और मांगते हैं इससे? नहीं मांगेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ लिखा हुआ है फुल सेटलमेंट। फुल सेटलमेंट का मतलब ये हो गया है कि स्वाति ने 4,000 ही देने हैं, अब स्वाति हमको पैसे नहीं देंगी। तो आप बोलोगे सर 5,000 का गुड्स बेचा, हम 5,000 रुपए 5,000 रुपीज उससे मांगते थे, उसने 4,000 रुपए दिए, और फुल सेटलमेंट का मतलब अब वो 1 रुपया भी नहीं देगी, तो ये तो लॉस हो गया। हाँ बिल्कुल लॉस हो गया। तो आइए एंट्री करते हैं सबसे पहले। तो यहाँ पर कैश अकाउंट तो डेबिट हो जाएगा, 4,000 रुपए कम्स इन। स्वाति कौन है? गिवर है, इस बार पैसे देने वाली है, तो पर्सनल रूल के हिसाब से स्वाति हो जाएगी क्रेडिट। ओके, और आइए मैं कुछ चीजों आपको और भी बताता हूँ अच्छे से। 18 दिसंबर, तो कैश अकाउंट तो डेबिट हो जाएगा क्योंकि कैश कम्स इन, यानी आने थे 5,000 लेकिन आए 4,000। स्वाति जो है हाँ वो क्रेडिट हो जाएगी, कितने से? 4 से नहीं, 5,000 से, क्योंकि स्वाति से हम कितने रुपए मांगते थे? ये देखो, स्वाति से मांगते थे सर 5,000 रुपीज। देखना आप 5, स्वाति डेबिट कितने से थी? 5,000 से। क्रेडिट भी कितने से होगी? 5,000 से। क्यों? क्योंकि फुल सेटलमेंट लिखा हुआ है। फुल सेटलमेंट नहीं होता ना तो चलो हम समझते भी 1,000 रुपए बाद में ले लेंगे, है ना, ऐसा होता भी है नॉर्मली, बट फुल सेटलमेंट का मतलब होगा अब पैसा देगी नहीं, तो देगी नहीं तो हम स्वाति का अकाउंट क्लोज करेंगे। डेबिट था उतने से क्रेडिट कर देंगे, स्वाति क्लोज। स्वाति नाम की एसेट थी 5,000 रुपए की, वो एसेट खत्म हो गई, तो एसेट कम होती है, डिक्रीज होती है, तो क्रेडिट करते हैं। तो 5,000 आने थे स्वाति से, 4,000 ही आए, तो हमको लॉस कितने का हुआ? 1,000 रुपीज का लॉस हुआ। हुआ कि नहीं हुआ? आप किसी से 5,000 रुपए मांगते हो, आपको 4,000 दे रहा है, फिर बोल रहा और नहीं दूंगा, तो आपको 1,000 का लॉस हो जाएगा। हाँ हो जाएगा। तो लॉस के केस में कौन सा रूल लगेगा? नॉमिनल। ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेज आर डेबिट, तो लॉस डेबिट होगा। यस, कितना? 1,000। और इस लॉस को क्या नाम देंगे? डिस्काउंट। हमने उसको डिस्काउंट दिया है एक तरीके से, वो पैसे दे नहीं रही थी, हमने बोला भाई देख 4,000 रुपए दे दे, 1,000 रुपए का डिस्काउंट दे देता हूँ, खत्म। लेकिन डिस्काउंट हमारे लिए तो लॉस हो गया। यस। अब देखो डेबिट की टोटल कितनी है? 5,000। क्रेडिट की टोटल कितनी है? 5,000। इसका मतलब एंट्री करेक्ट है। ओके, डेबिट और क्रेडिट की टोटल हमेशा बराबर होगी एंट्री के अंदर। यहां पर हम लिख देंगे कैश रिसीव्ड फ्रॉम स्वाति रुपी 4,000 इन फुल सेटलमेंट। फुल सेटलमेंट में आया। अगर यहां फुल सेटलमेंट नहीं लिखा होता ना, अगर फुल सेटलमेंट वर्ड बेटा नहीं लिखा होता ना, हाँ, तो यहां पर पता है मैं क्या करता? एंट्री करता कैश अकाउंट डेबिट टू स्वाति 4,000, क्योंकि 1,000 रुपए बाद में ले लेंगे ऐसा। लेकिन यहाँ फुल सेटलमेंट लिखा हुआ है तो अब पैसे आएंगे नहीं, तो फिर उसका जितने से डेबिट है उतने से क्रेडिट करके अकाउंट क्लोज करना पड़ता है। ओके, और आएंगे ऐसी बहुत सारी सिचुएशन आएगी, अभी तो स्टार्ट हुए हैं, ठीक है। हाँ, फिर 25 दिसंबर को पेड रेंट, 1,000 का रेंट पे कर दिया। अब ये तो बहुत सिंपल है। 25 दिसंबर, रेंट एक एक्सपेंडिचर है, एज पर नॉमिनल रूल क्या हो जाएगा? डेबिट, और 2 क्या कर देंगे? कैश। कितना रेंट था? 1,000। ओके, रेंट पेड 1,000। नेक्स्ट, और मुझे लग रहा है लास्ट बट नॉट लीस्ट, दिसंबर 30 पेड सैलरी 1,500। सैलरी पे करिए, तो सैलरी एक एक्सपेंडिचर है एज पर नॉमिनल रूल, सैलरी अकाउंट डेबिट, 2 हो जाएगा कैश 1,500 रुपये। 30 दिसंबर, सैलरी एक एक्सपेंडिचर है, सो सैलरी अकाउंट डेबिट, 2 कैश अकाउंट 1,500। यहां नरेशन में लिख देंगे सैलरी पेड रुपीज। अब आप लोग मुझे आप ये बताइए कि मैं वर्बली उसकी एंट्रीज आपको फटाफट बता दूंगा। तो ये है आपका इलस्ट्रेशन या एग्जाम्पल, और इसमें लिखा हुआ है जनरलाइज द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस इन द बुक्स ऑफ गणेश लिमिटेड या गणेश, ठीक है। ओके, अब यहाँ पर डेट डाल देता हूँ, ये ईयर है 2000 आपका 22, और डेट डालते थे 1 जनवरी। यस, 2022 बाद में लिखूंगा नहीं, ठीक है। तो 1 जनवरी, और यहां पर बिजनेस स्टार्टेड बाय गणेश सॉरी बाय गणेश रुपीज 2 लाख, स्टॉक 20,000 या स्टॉक कर लो 15,000,
एंड फर्नीचर रुपीज 25,000. फर्स्ट. सेकेंड, गुड्स परचेज रुपीज 45,000. अब देखो गुड्स परचेज लिखा हुआ, अब किसी पर्सन का नाम नहीं है तो मतलब कैश है, ठीक है, कैश परचेज है. ओके, नेक्स्ट. ये 2 जनवरी. 3 जनवरी को हम कर लेते हैं फर्नीचर परचेज रुपीज 18,000. नेक्स्ट 4 जनवरी, गुड्स परचेज फ्रॉम श्याम रुपीज 30,000. फिर 5 जनवरी को कर लेते हैं फिर क्या किया, मान लेते हैं इसने परचेज किया लैपटॉप परचेज रुपीज 40,000. 6 जनवरी को 6 जनवरी को इसने गुड्स सेल किया, गुड्स सोल्ड रुपीज 18,000. फिर 7 जनवरी को इसने सेल करी गुड्स, लेकिन उधार, सोल्ड टू हनुमान रुपीज 12,000. फिर 8 जनवरी को परचेज मशीनरी फ्रॉम विकास रुपीज 8,000. फिर क्या करेगा, ये श्याम गुड्स परचेज किया था ना श्याम को, हाँ, तो अब श्याम को पेमेंट कर रहा है, तो अब वो सेटलमेंट वाली एंट्री डाल रहा हूं, ठीक है. तो यहां पर देखो कैश पेड टू श्याम, गुड्स परचेज किया था, अब श्याम को पेमेंट कर रहे हैं. कितना, पूरा का पूरा 30,000 रुपये दे रहे हैं. ये देखो श्याम से 30,000 रुपीज का गुड्स परचेज किया था, 30,000 रुपये उसको दे रहे हैं. तो यहां पर डिस्काउंट वाला मामला नहीं आएगा, लेकिन सेल वाली एंट्री में मैं डिस्काउंट डाल रहा हूं. गुड्स सोल्ड टू हनुमान 12,000 है ना, हाँ. तो अब हम यहां पर क्या करते हैं, कैश रिसीव्ड फ्रॉम हनुमान रुपीज 10,000 इन फुल सेटलमेंट. तो यहां पर डिस्काउंट आएगा, जहां फुल सेटलमेंट है वहां डिस्काउंट आएगा, ठीक है. मतलब हनुमान से हम 12,000 रुपये मांगते थे, 10 ही उसने दिए हमको, 2,000 रुपये का डिस्काउंट डेबिट हो जाएगा, क्योंकि वो हमारे लिए लॉस है. नेक्स्ट 11 जनवरी, टेकन लोन फ्रॉम HDFC बैंक रुपीज 80,000. हमने लोन लिया है किससे, HDFC बैंक से लोन लिया है, ठीक है. ओके, और हमने जो ये मशीन परचेज करी थी विकास से, ये भी उधार थी, तो विकास को पेमेंट कर देते हैं. कैश पेड टू विकास रुपीज 8,000. पूरे दे दिए, 8 ही मांगता था वो 8 दे दिए, तो कोई डिस्काउंट वगैरह नहीं आएगा यहां पर. नेक्स्ट पेड वेजेस मतलब क्या होता है पता, मजदूरी. जो मजदूर होते हैं ना, कुछ काम करवाया होगा उनको मजदूरी दी. वेजेस है ना, वेजेस मतलब क्या होता है बेटा, मजदूरी. सैलरी से अलग होती है, मजदूरों को मजदूरी, और जो एम्प्लॉय होते हैं उनको सैलरी पे की जाती है. रुपीज 2,500. फिर हमने और क्या करें, फिर पे कर देते हैं कुछ, इतना तो हो गया. हाँ, गुड्स सेल कर देते हैं, और गुड्स सोल्ड रुपीज 42,000. अब कुछ नहीं बोला हुआ तो कैश है. फिर हो जाएगा 18 जनवरी, फिर कोई ट्रांजैक्शन हुआ नहीं. फिर 18 जनवरी को ट्रांजैक्शन क्या हुआ, टेलीफोन एक्सपेंसेस रुपीज 400. फिर ऑफिस के कुछ खर्चे हो गए, तो ऑफिस एक्सपेंसेस रुपीज 6,000. ओके, यहां पर एक्सपेंसेस लिख देते. फिर हमने 22 को क्या किया, रेंट पे किया. रेंट पेड रुपीज 12,000. और 25 को हमने सैलरी पेड कर दी. सैलरी पेड रुपीज 18,000. और 28 को हमको कमीशन मिला, कुछ कमीशन रिसीव्ड
रुपीज़ चलिए 1200 और 30th जनवरी को हमने इंटरेस्ट पे किया, पेड रुपीज़ 1000। तो ये कुछ एंट्रीज है बेटा, आप पहले इनको ट्राई करना, फिर मैं आगे वाला क्वेश्चन कराऊंगा, नहीं तो आपको जो है का ज़्यादा कंफ्यूजन हो जाएगा, क्योंकि एकदम से आगे बढ़ेंगे ना तो हो सकता है कुछ प्रॉब्लम हो जाए। कल मैं क्या करूंगा, इस क्वेश्चन को आपको एक बार अच्छे से जनरल एंट्री करवा दूंगा, फटाफट बोल दूंगा भाई इसकी ये है, इसकी ये है, इसकी ये है, इसकी ये है, ऐसे ओरली। फिर जिस जनरल एंट्री में आपको प्रॉब्लम होगी वो हम डिस्कस करेंगे, उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 12 है वो हम करेंगे। ओके ठीक है, करते हैं हमारा अकाउंटेंसी और जनरल एंट्रीज के अंदर आज मोस्ट इंपोर्टेंट जनरल एंट्रीज कराने वाला हूं मैं आपको, और वो है डिस्काउंट। आज हम डिस्काउंट करेंगे। जनरल एंट्रीज के अंदर आज का हमारा टॉपिक है डिस्काउंट। आपने आज ही आपने अपनी इसी एप्लीकेशन पर कुछ नोटिफिकेशंस देखे होंगे डिस्काउंट के, है ना। सो डिस्काउंट जो है वो कस्टमर को अट्रैक्ट करने का एक तरीका है। हाँ, इससे फायदा भी होता है कस्टमर को, अभी आप देखेंगे। ओके, डिस्काउंट जो है कस्टमर को अट्रैक्ट करने का, यानी कि आप बोल सकते हैं एक मार्केटिंग का तरीका है, प्रमोशन का तरीका है। आपको पता ना, हर कोई प्रमोशन तो करता है, प्रमोशन का तरीका है। बिजनेस स्टडी में आप आगे पढ़ेंगे भी क्लास 12th के अंदर। सो डिस्काउंट इसलिए दिया जाता है ताकि कस्टमर जो है वो उसको भी कुछ बेनिफिट मिले, और इसके अलावा सेल्स बढ़े, सेल्स को इंक्रीज करने का तरीका है। अगर सेल्स बढ़ानी हो, रेवेन्यू बढ़ानी हो, तो आपको डिस्काउंट वगैरह देना पड़ता है। अच्छा, डिस्काउंट केवल सेल्स में ही होता है ऐसा नहीं है। जो बिजनेसमैन होता है वो गुड्स परचेज करता है और फिर क्या करता है, उसको सेल करता है। तो हो सकता है जब उसने परचेज किया हो तब उसको डिस्काउंट मिला हो, तो डिस्काउंट रिसीव्ड, और जब उसने सेल किया तब डिस्काउंट दिया हो तो डिस्काउंट अलाउड। तो दो तरीके के हमको यहाँ डिस्काउंट देखने को मिलेंगे। एक होगा डिस्काउंट रिसीव्ड, डिस्काउंट रिसीव्ड, और एक होगा डिस्काउंट अलाउड। डिस्काउंट रिसीव्ड कब करते हैं, जब हम करते हैं कुछ परचेज, तब हमें डिस्काउंट मिलता है। और ये डिस्काउंट रिसीव जो है ये हमारे लिए होता है एक तरह का प्रॉफिट। तो हम प्रॉफिट को क्या करते हैं, एज पर नॉमिनल रूल क्रेडिट, आपको पता है। तो ये वाला डिस्काउंट क्रेडिट होगा, क्योंकि डिस्काउंट मिल रहा है। कोई 1000 रुपए की चीज़ है, हम 900 रुपए में मिल गई, 100 रुपए का हमको डिस्काउंट मिल गया, तो फायदा हो गया ना, 100 रुपए बच गए। भाई आप पता है कि आपका फ्रेंड जो है वही चीज़ 1000 रुपए में लेके आया, लेकिन डिस्काउंट की वजह से आपको 900 में मिल गई, तो 100 रुपए आपको बेनिफिट हो गया ना। तो जब भी कोई परचेज करते हैं तो डिस्काउंट अगर मिलता है तो वो हमारे लिए क्या होता है, बेनिफिट होता है, फायदा होता है। और अगर कोई भी बिजनेसमैन इसी तरीके से अगर कुछ परचेज करता है और उसको डिस्काउंट रिसीव्ड होता है तो उसके लिए वो प्रॉफिट है, और उसको वो क्या करेगा, क्रेडिट एज पर नॉमिनल रूल। नेक्स्ट आता है डिस्काउंट अलाउड। डिस्काउंट अलाउड जो है वो अधिकतर सेल्स पर किया जाता है, सेल्स पर, ठीक है। गुड्स को सेल करते हैं ना, उस टाइम डिस्काउंट दिया जाता है ताकि ज़्यादा सेल हो। तो ये जो डिस्काउंट है ये कस्टमर को देते हैं। हम 1000 की चीज़ को 900 में बेच रहे हैं, मैं 1000 रुपये का कोर्स 900 में बेच रहा हूँ, तो 100 रुपये का क्या हो गया, मुझे लॉस हो गया। और आपको पता है एज पर नॉमिनल रूल अगर कोई लॉस होता है तो उसको हम क्या करते हैं, डेबिट। ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेज आर डेबिट, ऑल इनकम्स एंड प्रॉफिट्स आर क्रेडिट। वेरी सिंपल, ओके। बट यहां पर हम आगे थोड़ा चलते हैं और आपको टाइप्स ऑफ डिस्काउंट बताते हैं। 2 टाइप के डिस्काउंट होते हैं। दो टाइप के डिस्काउंट होते हैं। एक होता है बेटा ट्रेड डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट, और एक होता है कैश डिस्काउंट। अब बुक्स में तो ये लिखा हुआ, लेकिन मैंने इनके कुछ निकनेम भी रख दिए हैं। जैसे होता है ना, हमारा स्कूल में नाम तो कुछ और होता है, लेकिन घर वाले हमारा निकनेम रख देते हैं, है ना, प्यार से। तो मैंने भी इनका कुछ प्यार से एक निकनेम रखा है। वो निकनेम ये है कि ये जो ट्रेड डिस्काउंट है, हाँ, ये एक तरह का डमी डिस्काउंट है, नकली डिस्काउंट है, नकली डिस्काउंट है। मैंने इसका नाम रखा है नकली डिस्काउंट, क्योंकि इससे ना किसी को फायदा होता है ना किसी को लॉस होता है। ये दिखावटी डिस्काउंट है, दिखावे के लिए होता है।
है ना। जैसे अमेजन पे जो प्रोडक्ट मिलते हैं उसमें से अधिकतर 40% ऑफ, 50% ऑफ, वो नकली डिस्काउंट होता है, दिखावटी डिस्काउंट होता है। असली में उसकी वजह से ना किसी को लॉस होगा ना किसी को फायदा होगा। कैश डिस्काउंट जो होता है बेटा, ये असली डिस्काउंट होता है, ओरिजिनल डिस्काउंट, असली, ये वास्तविक होता है। इससे किसी को लॉस होगा तो किसी को प्रॉफिट भी होगा। ट्रेड डिस्काउंट जो होता है, ये कौन सा डिस्काउंट होता है, तो देखो, सॉरी पेन गिर जाता अभी। ट्रेड डिस्काउंट जो होता है वो नकली डिस्काउंट होता है। ये सेल्स या मार्केटिंग का एक तरीका है ना। अब इसमें क्या होता है कि फॉर एग्जांपल के लिए मैं आपको बताता हूं, कोई प्रोडक्ट है, गुड्स है, उसकी प्राइस है, उसकी प्राइस मान लेते हैं फॉर एग्जांपल के लिए 120 रुपए। कितनी है? 120 रुपए। चल ज्यादा ले लेते, थोड़ी सी 1200 रुपए ले लेते। चलो देखो, 1200 रुपए, 1000 रुपए, प्राइस कितनी है? 1000 रुपए। उसको जानबूझ के पहले बढ़ा देते, जानबूझ के बढ़ा दिए उसको, प्राइस को क्या कर दिए, जानबूझ के इंक्रीज कर देते कि भाई 1000 है ना, इसको 200 इंक्रीज करके इसको कितनी कर दी, 1200 रुपए इंक्रीज करती, प्राइस को 1200 रुपए करती। वास्तव में है उसकी सेल्स प्राइस क्या है, सेल प्राइस क्या है 1000, लेकिन उसको इंक्रीज करके कितना कर दिया, 1200 रुपए, 1200 इंक्रीज कर दिया। अब बोल रहे हैं कि लो भैया आपको डिस्काउंट मिल रहा है 200 रुपए का, यस, तो आपको अब कितने देने पड़ेंगे, 1000 रुपए। अरे भाई वो 1000 रुपए का ही था, आपको दिखाने के चक्कर में, आपको सेल्स बढ़ाने के चक्कर में, आप कस्टमर को अट्रैक्ट करने के चक्कर में, मार्केटिंग करने के चक्कर में उस 1000 को डिस्काउंट को बढ़ाकर 1200 रुपए कर दिया, 1000 की सेल को प्राइस को बढ़ाकर 1200 कर दिया, और फिर वापस आपको 200 रुपए का डिस्काउंट कर दे, वापस सेल प्राइस कितनी कर दी, 1000 रुपीज। अब मुझे ये बताओ, क्या अब अगर मैं बिजनेसमैन हूं या आप बिजनेसमैन हैं, हमारा बिजनेस है और 1000 के प्रोडक्ट को हम 1000 में सेल कर रहे हैं, तो क्या हमें कोई प्रॉफिट या लॉस होगा? हमें लॉस तो कहां से होगा, लॉस होगा ही नहीं हमें। क्यों नहीं होगा? क्योंकि हम 1000 रुपए की चीज 1000 में ही बेच रहे हैं, बस 200 रुपए बढ़ाए फिर वापस 200 रुपए कम किए और बेच रहे हैं। तो ये होता है ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट जो अधिकतर दिया जाता है वो क्रेडिट सेल्स और क्रेडिट परचेज पर होता है अधिकतर। उधारी के मामले में ये चलता है, उधारी, जहां पर भी उधारी होती है ना वहां चलता है। जरूरी नहीं है कैश में भी चल सकता है, बट मैं कह रहा हूं ज्यादातर। इसका मतलब ये नहीं है कि कैश में नहीं होगा, कैश सेल में भी हो सकता है ट्रेड डिस्काउंट, लेकिन अधिकतर ये उधारी के मामले में चलता है। ओके, तो ये तो हो गया आपका ट्रेड डिस्काउंट। अब ये 200 रुपए का जो यहाँ डिस्काउंट दिया है, मुझे ये बताओ, ये 200 रुपीज का जो डिस्काउंट दिया है, क्या ये हमारे लिए लॉस है? नहीं। तो जब लॉस है ही नहीं तो क्या हम इसकी एंट्री करेंगे? नहीं, हम इसकी एंट्री नहीं करेंगे। तो हम एंट्री क्या करेंगे इस केस में? हम एंट्री क्या करेंगे, देखो मैं बताता हूं इस केस की एंट्री क्या होगी, समझना। अगर एंट्री डालनी होगी तो हम क्या डालेंगे, हम यहां पर करेंगे भैया, अगर हमने उधार बेचा है, मान लेते राम को सेल किया है, तो हमारी एंट्री क्या होगी, राम अकाउंट डेबिट। मान लेते कैश में भी हो, चलो कैश में कर दिया, ठीक है, तो पैसा आएगा, यस, कैश अकाउंट डेबिट, कितना 1000। ओके, टू सेल्स कितना 1000। यहां कहीं 1200 लिखूंगा क्योंकि 1200 नाम की कोई चीज थी नहीं सर। 200 रुपए का जो यहां डिस्काउंट दिया है, हाँ, क्या वो हमारे लिए लॉस है? नहीं है, क्योंकि 1000 रुपए की सेलिंग प्राइस का गुड्स 1000 में बेच रहे हैं, तो का लॉस, तो वो ना डेबिट होगा ना क्रेडिट होगा। तो सिंपल हम यहां पर क्या करते हैं, जो बढ़ी हुई प्राइस है वो लेते हैं और उसमें से जो वो ट्रेड डिस्काउंट है नकली वाला, उसको लेस करके सीधा एंट्री करते हैं कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स। तो ट्रेड डिस्काउंट के केस में ना तो डिस्काउंट डेबिट होता है ना क्रेडिट होता है, क्योंकि हमारे लिए वो लॉस होता ही नहीं, वो नकली डिस्काउंट होता है, वो फेक डिस्काउंट होता है, एक डमी डिस्काउंट होता है, दिखावटी डिस्काउंट होता है। बोलो, चाहे सेल का मामला हो चाहे परचेज का मामला हो, ट्रेड डिस्काउंट एंट्री में कहीं नहीं आता, उसको बढ़ी हुई प्राइस में से लेस करके लिखना होता है। हम आते हैं हमारे प्यारे से कैश डिस्काउंट पे, जो कि है असली डिस्काउंट। आप इसमें देखिए, कैश डिस्काउंट जो दिया जाता है वो मार्केटिंग के लिए नहीं दिया जाता, प्रमोशन के लिए नहीं दिया जाता। कैश डिस्काउंट इसलिए दिया जाता है ताकि ज्यादा से ज्यादा कैश पेमेंट जो है उसको बढ़ाया जा सके। मतलब अगर हमको कैश बेचना है, कोई उधार पैसे लेके गया है, उसे पैसे निकलवाने हैं, तो हम उसको लालच देते हैं। इससे हमको थोड़ा लॉस होता है लेकिन हमारा पैसा आ जाता है। जैसे कोई मेरे से 1000 रुपए ले गया, मैं उसको बोल रहा हूं भाई पैसे दे, वो दे ही नहीं रहा है ना, पैसे दे ही नहीं रहा। फिर मैंने एक दिन उसको फोन किया, देख अगर आज तू पैसे देता है तो तेरे को 10% डिस्काउंट दे दूंगा। तो यानी कि 1000 का 10% हो गया 100 रुपए, तो 100 रुपए का डिस्काउंट दे दिया, उस चक्कर में उसने मुझे 900 रुपए दे दिए। तो मुझे 100 रुपए का लॉस हुआ लेकिन 900 रुपए आ गए, हो सकता था 1000 रुपए ही डूब जाते। तो कैश को अट्रैक्ट करने के लिए, कैश का सेटलमेंट फटाफट करने के लिए कैश डिस्काउंट दिया जाता है। इसका कैश डिस्काउंट का कोई भी लेना देना नहीं होता है मार्केटिंग से, ज्यादातर नहीं होता है। हाँ, इनडायरेक्टली कोई फर्क पड़ता है तो अलग बात है, डायरेक्टली कनेक्शन इसका कैश से ही होता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए देखिए, आप
मान लेते हैं कोई गुड्स है, उसकी वही सेल प्राइस हम रख देते हैं, उसकी सेल प्राइस 1000 ही है, 1000 रुपये ही है उसकी सेल प्राइस। इस प्राइस को बढ़ाया नहीं, ट्रेड डिस्काउंट में बढ़ा के कम करते, बढ़ाया नहीं, फिर भी डिस्काउंट दे दिया, लेस डिस्काउंट मान लेते हैं 10%, ये वाला कैश डिस्काउंट। तो 1000 का 10% कितना हो गया, 100 रुपये। तो अब हमारी प्राइस कितनी हो गई, 900 रुपये। तो यहाँ पर सेल प्राइस 900 से घट के कितनी हो, 1000 से कम होकर कितनी होगी, 900 रुपये। तो यहाँ पर आपको 100 रुपीज़ का लॉस हो रहा है, क्योंकि आपकी सेल प्राइस कम हो रही है, आपने बढ़ा के कम नहीं करी, दिखावा नहीं किया, वास्तव में कम करी। तो इस केस में जो आपकी एंट्री होगी वो क्या होगी, अब कैश में कितने रुपए आएंगे, 900 रुपये। तो कैश अकाउंट डेबिट कितने से होगा, 900 रुपीज़ की। लेकिन गुड्स कितना गया, गुड्स कितना गया, यानी कि सेल्स कितने की हुई, सेल्स हुई भैया 1000 की। गुड्स जो गया उसकी वैल्यू कितनी है, 1000, लेकिन उसके बदले में मिले कितने, 900 रुपये। तो 100 रुपये का आपको क्या हो गया, लॉस। तो ये लॉस हमारे लिए क्या है, डिस्काउंट, और लॉस ऑलवेज क्या होता है, डेबिट। तो ट्रेड डिस्काउंट के केस में एंट्री में डिस्काउंट नहीं आता है, बस जो अमाउंट होता है बढ़ा हुआ उसमें से लेस कर देते हैं। जबकि कैश डिस्काउंट के केस में डिस्काउंट एंट्री में आता है, अगर प्रॉफिट होगा तो वो क्रेडिट होगा, लॉस होगा तो डेबिट होगा। कुछ इलस्ट्रेशन देख लेते हैं। गुड्स सोल्ड टू राम रुपीज 20,000, ट्रेड डिस्काउंट 10%। अब बनाओ इसकी जनरल एंट्री, दिख तो रहा है इसकी जनरल एंट्री। भैया कौन सा डिस्काउंट है, ट्रेड डिस्काउंट है। समझ में आ गया कौन सा वाला है, दिखावटी डिस्काउंट है। ओनली अमाउंट में से, टोटल अमाउंट में से लेस करना है, ना डेबिट होगा ना क्रेडिट होगा। तो एंट्री क्या है, सेल्स की एंट्री है। तो अब राम का नाम आ गया, राम का नाम आ गया मतलब उधार है, राम को उधार सेल बेचा, गुड सेल किया है, तो राम अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट। तो राम्स अकाउंट डेबिट, ठीक है जी। टू सेल्स, क्योंकि ट्रेड डिस्काउंट ना डेबिट होगा ना क्रेडिट होगा। अमाउंट कितना आ जाएगा, 20,000 में से डिस्काउंट का अमाउंट लेस कर दो। डिस्काउंट कितना है, 10%। तो 20,000 का 10% कितना होता है भैया, 20,000 का 10%, डिस्काउंट का अमाउंट कैसे आएगा, 20,000 का 10%, वो कितना हो जाएगा, 2,000 रुपये। तो 2,000 लेस कर दो, तो अब कितना हो गया, 18,000 रुपये। तो ओनली सेल वैल्यू में से ट्रेड डिस्काउंट को लेस कर, ओरिजिनल सेल वैल्यू 18 ही है, वो तो 2,000 उसने बढ़ाई थी। ट्रेड डिस्काउंट के मामले में ऐसा ही होता है, ओके ठीक है। तो सिंपल एंट्री होगी। सेकंड देखते हैं, अगर परचेज का मामला हो तो देखो, गुड्स परचेज फ्रॉम विजय रुपीज 15,000, ट्रेड डिस्काउंट। बेटा कोई प्रॉब्लम हो तो मेरे को बता देना है ना, ठीक है, कुछ डाउट हो तो आप पूछ लेना। तो गुड्स परचेज किया विजय से, और देखो बेटा ट्रेड डिस्काउंट है 10%, और विजय से परचेज किया मतलब उधार परचेज किया है। तो यहाँ पर विजय जो है, परचेज जो है वो डेबिट हो जाएगा, क्योंकि परचेज करते हैं तो गुड्स कम सिन होता है, तो परचेज अकाउंट डेबिट, और ट्रेड डिस्काउंट एंट्री में आएगा नहीं, तो विजय अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट, क्योंकि उधार है। और हम क्या करेंगे, 15,000 और उसमें से लेस कर देंगे डिस्काउंट कितना, 15,000 का 10% कितना होता है, 15,000 का 10% 1500, तो लेस कर देंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा, 13,500, 13,500। हो गया, ओके इन चलो आगे बढ़ते हैं। थर्ड नंबर एग्जांपल ले लेते हैं, इस बार कैश डिस्काउंट का। गुड्स सोल्ड रुपीज 30,000, डिस्काउंट, ओनली डिस्काउंट लिखा हुआ है, इसका मतलब ये होता है कैश डिस्काउंट है, कैश डिस्काउंट 10%। अब देखो कैश डिस्काउंट है भैया ये तो, हाँ, और गुड्स बेच रहे हैं और कैश में सेल कर रहे हैं, किसी का नाम नहीं है, तो पैसा आएगा यस, तो कैश अकाउंट डेबिट, गुड्स जाएगा यस, तो टू सेल्स। पर पैसा कितना आएगा, पूरे 30,000 रुपये आएंगे, नहीं, 30,000 में से 10% तो हमने सामने वाले को डिस्काउंट दिया है, तो 30,000 का 10% होता है 3,000, तो रुपए कितने आएंगे, 27,000 रुपये। बट गुड्स हमारा कितने का गया, पूरे 30,000 रुपये का, तो ये 3,000 रुपये का जो डिस्काउंट है ये हमारे लिए क्या हो गया, ये हमारे लिए लॉस हो गया, तो 3,000 रुपीज इधर आ जाएंगे। तो कैश डिस्काउंट एंट्री में आता है, और सेल्स के टाइम हमारे लिए क्या होता है, एक तरह का लॉस होता है। ओके बच्चा, चलो जी नेक्स्ट, फोर्थ नंबर, गुड्स परचेज्ड, कुछ नहीं बोला हुआ है, तो हमने कैसे परचेज किया होगा, कैश में परचेज किया हुआ। मान लेते हैं 10,000 का गुड्स परचेज किया, कैश डिस्काउंट
जरूरी नहीं है 10% हो, 5% हो सकता है, 1% हो सकता है, 2% हो सकता है, 10%, 20%, डिपेंड ऑन क्वेश्चन, डिपेंड ऑन ट्रांजेक्शन, डिपेंड ऑन सिचुएशन। ओके, सो यहां पर भी सेम, गुड्स परचेज कर रहे हैं तो इस बार गुड्स कम्स इन होगा तो परचेज अकाउंट डेबिट हो जाएगा, यस, परचेजेज अकाउंट डेबिट। टू कैश, पैसा जाएगा, यस, लेकिन पैसा क्या पूरा 10,000 जाएगा? अगर 10,000 रुपये दो तो फिर डिस्काउंट कहाँ मिला? यस, तो 10,000 में से डिस्काउंट लेस हो जाएगा, जो कि 10,000 का 10% है, और वो हो जाएगा 1,000 रुपये। तो डिस्काउंट कितना मिल गया? 9,000 रुपये का, सॉरी, पेमेंट कितना करना पड़ेगा? 9,000 रुपये का, और डिस्काउंट कितना मिल गया? 1,000 रुपीज़ का। तो भैया गुड्स हमने कितने का परचेज किया? 10,000 का, लेकिन उसके बदले में दिए कितने? केवल 9,000 रुपये दिए, तो 1,000 रुपये का हमें फायदा हो गया, और वो हो गया हमारे लिए डिस्काउंट नाम का फायदा। बोलो जी। गुड्स परचेज फ्रॉम अनिल रुपीज 20,000, ट्रेड डिस्काउंट 10% एंड कैश डिस्काउंट 5%। इसका मतलब ये हो गया कि गुड्स परचेज किया है अनिल से, यहां तक तो हमें उधारी लग रही थी, लेकिन बाद में ट्रेड डिस्काउंट के बाद में एक और क्या दे दिया? कैश डिस्काउंट। इसका मतलब उधारी नहीं। सो गुड्स परचेज फ्रॉम अनिल, अनिल बाय कैश, नाम भले ही दिया हुआ लेकिन कैश डिस्काउंट भी साथ में आ गया, मतलब कैश डिस्काउंट देते ही क्यों है? ताकि कैश का सेटलमेंट हो सके। ओके, सो गुड्स परचेज किया हमने अनिल से 20,000 रुपए का, अनिल ने हमें 10% ट्रेड डिस्काउंट दिया, जिसको हम डिस्काउंट नहीं मानते, और अनिल ने हमें 5% कैश डिस्काउंट दिया। अब इसकी एंट्री क्या होगी? सबसे पहले ट्रेड डिस्काउंट की एंट्री करते हैं, ठीक है? तो ट्रेड डिस्काउंट की एंट्री करते हैं। ट्रेड डिस्काउंट की एंट्री क्या होती है? और ये अनिल वाली छोड़ दो, बाय कैश कर दो, ठीक है? सो यही समझो कि गुड्स परचेज, लो गुड्स परचेज, वापस से करा देता हूं, गुड्स परचेज रुपीज कितना लिखा था? 20,000, ट्रेड डिस्काउंट 10% एंड कैश डिस्काउंट कितना? 5%। अब ठीक है, अब देखो, सबसे पहले आपको क्या करना है? कंफ्यूज नहीं होना है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। आपको क्या करना है? सिंपल ट्रेड डिस्काउंट तक कर लो पहले, फिर कैश डिस्काउंट करेंगे, ठीक है? तो ट्रेड डिस्काउंट तक करते हैं। तो ट्रेड डिस्काउंट में क्या होगा? गुड्स परचेज किया है, हाँ, तो परचेज अकाउंट डेबिट, यस सर, परचेज अकाउंट डेबिट। ओके, टू कैश, यस, एक लाइन छोड़ देना बस। ओके, अब सर कितने रुपए लिखूं? तो भैया हमारा परचेज प्राइस क्या है? हमारा परचेज प्राइस क्या है? परचेज प्राइस सर वो तो है 20,000, और ट्रेड डिस्काउंट क्या करना होता है हमें? उसमें से लेस करना होता है 10%। तो 20,000 का 10% कितना हो गया? 2,000। तो कितना बच गया? 18,000 बच गया। हाँ, ये 18,000 लिख दो इधर, दोनों साइड में, इधर भी और इधर भी। तो यहां तक तो मैंने क्या किया है? केवल किसकी एंट्री करी है? केवल ओनली ट्रेड डिस्काउंट की, ठीक है? अभी क्या हो गया? कैश डिस्काउंट भी, और कैश डिस्काउंट क्या है? ओरिजिनल डिस्काउंट होता है। तो यहां पर फिर कैश डिस्काउंट यहां से स्टार्ट होगा, देखो बेटा। अब इसमें से लेस करना हमें कैश डिस्काउंट, वो कितना? वो है 5%, लेकिन 5% इसका 20,000 का नहीं, 5% इज ट्रेड डिस्काउंट लेस होने के बाद में जो ओरिजिनल प्राइस होती है उसका। तो 18,000 का 5%, जो कि होता है 900 रुपए, तो यहां आ जाएगा आपका 17,100 रुपए। इसका मतलब हमने 18,000 नहीं दिए, कितने दिए? 17,100 रुपए दिए। तो 900 रुपए का हमको क्या हो गया? फायदा कैश डिस्काउंट वाला, और वो क्या हो जाएगा? क्रेडिट। थोड़ी प्रैक्टिस चाहिएगी, लेकिन ये ध्यान रखना, पहले ट्रेड डिस्काउंट लेस कर दो, एंट्री बना दो, फिर ट्रेड डिस्काउंट लेस करने के बाद में जो अमाउंट आता है उसके ऊपर कैलकुलेट करना होता है कैश डिस्काउंट, और वो यहां आएगा क्रेडिट साइड में, या सेल होगा तो डेबिट साइड। ओके, आगे चलते हैं हम, और आज मैं आपको कुछ स्पेशल जनरल एंट्रीज बताता हूं, ठीक है? जो अभी जो मैं बताने वाला हूं स्पेशल जनरल एंट्रीज, ये वाली जनरल एंट्रीज करने के बाद में बहुत सारे क्वेश्चंस जो है आप कर पाएंगे, है ना? फिर हर क्वेश्चन आप कर पाएंगे। तो इसको मैंने नाम दिया है स्पेशल जनरल एंट्रीज। ठीक है,
इसमें सबसे फर्स्ट आता है टॉपिक यूज ऑफ गुड्स अदर देन सेल। वैसे तो हम गुड्स क्यों परचेज करते हैं? गुड्स परचेज करते हैं सेल्स करने के लिए। हम गुड्स क्यों परचेज करते हैं? वाई वी परचेज बाय गुड्स बिकॉज ऑफ सेल, ताकि हम उसको सेल करके प्रॉफिट कमा सकें। बट यहां पर मैं क्या बोल रहा हूं? यूज ऑफ गुड्स अदर देन सेल। हमने गुड्स परचेज किया सेल करने के लिए, लेकिन कई बार उसका और भी कुछ यूज हो जाता है, जैसे कि गुड्स विथड्रॉ फॉर पर्सनल यूज। जो ओनर है उसने पर्सनल यूज के लिए गुड्स को यूज कर लिया। अब पर्सनल यूज के लिए गुड्स विथड्रॉ फॉर पर्सनल यूज, तो ड्राइंग हो गया ये। और ड्राइंग को अपन क्या करते हैं आपको पता है? ड्राइंग्स क्या करते हैं? डेबिट। ओके, तो ड्राइंग्स तो डेबिट कर दिया, बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं है, ड्राइंग्स डेबिट। बट गुड्स तो गोज आउट हुआ। अब गुड्स कम्स इन होता है तो परचेज अकाउंट डेबिट करते हैं, गुड्स गोज आउट होता है तो सेल अकाउंट क्रेडिट करते हैं। लेकिन यहां पर गोज आउट सेल के लिए नहीं हो रहा है, वो पर्सनल यूज के लिए ले जा रहा है। तो यहां पर क्या सर मैं टू गुड्स लिख दूं? नहीं, मैं गुड्स नहीं लिखूंगा। तो मैं क्या लिखूंगा? मैं सर लिखूंगा परचेज। अब आप बोलोगे सर ये क्या बात हुई, परचेज क्यों लिखा? बताता हूं। जब हम गुड्स परचेज करते हैं तो एंट्री क्या करते हैं? परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश। फॉर एग्जांपल के लिए कैश में परचेज किया हमने 1 लाख रुपीस का गुड्स, 1 लाख रुपए का गुड्स कैसे परचेज किया? कैश में परचेज किया, तो परचेज अकाउंट डेबिट हो गया। अभी हमारे पास गुड्स कितने का पड़ा है? 1 लाख रुपीस का पड़ा है। लेकिन पर्सनल यूज के लिए हमने 5000 का गुड्स का विड्रॉल कर लिया, तो पर्सनल यूज के लिए गुड्स कितना चला गया? 5000। तो अब बताओ मुझे यहां पर गुड्स कितना बच गया? 95,000। यस, लेकिन यहां पर परचेज अकाउंट डेबिट कितने से? 1 लाख से। बट गुड्स तो 1 लाख का है ही नहीं, तो परचेज अकाउंट को क्रेडिट कर दिया कितने से? 5000 से, ताकि क्या हो, ये देखो फिर ये एंट्री बन जाएगी। परचेज क्रेडिट कितने से? 5000 से। परचेज डेबिट कितने से? 1 लाख से। तो परचेज डेबिट कितने से बच गया? 95 से। तो ये जो परचेज है 1 लाख से डेबिट है, अगर इस परचेज का यूज हम कहीं और कर लेते हैं सेल के अलावा, सेल के अलावा कहीं और यूज करेंगे, तो इस परचेज अकाउंट जो डेबिट किया है इसको हमें क्या करना पड़ेगा? क्रेडिट, ताकि वो कम हो जाए। हमें ये भ्रम ना रहे कि गुड्स 1 लाख रुपए का माल पड़ा है, गुड्स पड़ा है, परचेज अकाउंट 1 लाख से डेबिट पड़ा है। नहीं, 95 से 5000 का ड्रॉइंग कर लिया। आया समझ में? बताओ, आया जी? तो जब भी गुड्स का हम यूज सेल के अलावा कहीं भी करेंगे तो परचेज अकाउंट क्या होगा? क्रेडिट होगा, ताकि वो परचेज कम हो जाए। गुड्स जो है, ओके थैंक यू, गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड फॉर फ्री सैंपल। आपने देखा होगा बीच में बहुत ज्यादा चलन आया था, अभी भी थोड़ा बहुत रहता है फ्री सैंपल का। फ्री सैंपल क्या है? एक एडवर्टाइजमेंट का तरीका है। जब भी कोई नई कंपनी या पुरानी कंपनी कोई नया प्रोडक्ट लेके आती है तो वो कस्टमर तक पहुंचने के लिए उस गुड्स को फ्री में डिस्ट्रीब्यूट करती है कि भाई ये साबुन लिया, इसके साथ में ये फ्री आ गया, या आपने ये प्रोडक्ट लिया, उसके साथ में ये फ्री आ गया। वो फ्री होता नहीं है, वो फ्री सैंपल होता है। वो कंपनी फ्री में इसलिए देती है ताकि कस्टमर उसको चेक करे, उसकी क्वालिटी को उसको यूज करे, और उसको अच्छा लगे तो वो फिर आके परचेज करें। तो कस्टमर तक पहुंचने का, एडवर्टाइजमेंट का, प्रमोशन का, मार्केटिंग का एक तरीका होता है फ्री सैंपल में गुड्स को देखना। लेकिन गुड्स तो अभी तो फ्री जा रहा है, यस। तो अब यहां पर क्या करेंगे? देखो, फ्री सैंपल अकाउंट डेबिट हो जाएगा, क्योंकि फ्री सैंपल से हमको लॉस होगा, यस। तो फ्री सैंपल अकाउंट डेबिट, क्योंकि लॉस है, फ्री में बांट रहे हैं हम गुड्स को। हाँ, और गुड्स गोज आउट है तो हम क्या लिख देंगे? परचेजेस। ओके। और सर क्या यूज हो सकता है सेल के अलावा? और यूज तो नहीं हो सकता। हाँ, और हम क्या कर सकते हैं, कई बार गुड्स जो है वो उसका लॉस हो जाता है ना, गुड्स लॉस्ट बाय फायर, आग लग गई, कोई भूकंप आ गया, है ना, लॉस्ट बाय फायर, अर्थक्वेक, बाढ़ आ गई, फ्लड्स वगैरह वगैरह, कोई भी नेचुरल डिजास्टर या कुछ ऐसा हो जाए जिससे गुड्स क्या हो गया? गुड्स का लॉस हो गया, गुड्स लॉस हो गया फायर से, अर्थक्वेक से, फ्लड से। तो हम क्या करेंगे? लॉस बाय, अगर फायर है तो लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट करेंगे क्योंकि लॉस है। और सर लॉस बाय फायर ना होके लॉस बाय अर्थक्वेक हो तो अर्थक्वेक कर देंगे, या बाहर से हो तो वो कर देंगे। थेफ्ट, कई बार चोरी भी हो जाता है, लॉस बाय थेफ्ट, गुड्स चोरी हो गया तो लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट डेबिट कर देंगे। अब इन सब तो होगा नहीं, कोई एक चीज होगी। अगर लॉस बाय फायर हो तो लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट, लॉस बाय अर्थक्वेक हो तो लॉस बाय अर्थक्वेक अकाउंट डेबिट, लॉस बाय फ्लड हो तो लॉस बाय फ्लड अकाउंट डेबिट, लॉस बाय थेफ्ट हो तो लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट डेबिट, उसको हम कर देंगे डेबिट। ओके। और टू क्या करेंगे? परचेजेस। ये ध्यान रखना, टू क्या करेंगे? परचेजेस।
आए समझ में? तो ये गुड्स का हम यूज अगर गुड्स के अलावा किसी और चीज के लिए करते हैं या गुड्स लॉस हो जाता है, हमको गुड्स का गायब हो जाता है, चोरी हो जाता है, जल जाता है, तो उस केस में सभी केसेस में आप देखो परचेज अकाउंट क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है, और जो लॉस है वो डेबिट हो जाएगा। ड्राइंग था या फ्री सैंपल, यहाँ पर ये चीज बताओ जी क्या एंट्री हो सकती है स्पेशल। तो ये तो मैंने आपकी गुड्स की बताई है ना, गुड्स यूज ऑफ गुड्स अदर देन सेल। अब सेकंड नंबर में कुछ और स्पेशल बताता हूँ, वो है बैड डेब्ट्स। एक बैड डेब्ट्स नाम की चीज होती है, आपको शायद पता नहीं हो, बैड डेब्ट्स। अब ये बैड डेब्ट्स होता क्या है पहले इसको समझना, ठीक है, फिर हम इसकी जनरल एंट्री करते हैं। देखो ये हमारा बिजनेस है, ठीक है, ओके जी, और ये हमारे हैं कस्टमर। हर बिजनेस में कस्टमर तो होते हैं। हमने क्या किया, इन कस्टमर को गुड सेल किया, बट कैसे किया, क्रेडिट पे। क्रेडिट मतलब समझते हो, उधार। अब उधारी में बताया आपको पैसे डूबने के चांसेस हमेशा रहते हैं। मान लेते हमने इनको गुड्स उधार सेल किया फॉर एग्जाम्पल के लिए 10,000 रुपीज का, और जैसे हम उधार सेल करेंगे ये लोग हमारे लिए क्या हो जाते हैं, डेटर्स। इसको हम डेटर्स बोलते हैं। और डेटर्स कितने रुपए के हो गए, 30,000 रुपीज के। और डेटर को हम बैलेंस शीट में कहां दिखाते हैं, एसेट साइड में, आपको पता है ना, यस। क्यों, क्योंकि इनसे पैसे लेने हैं। 30 तो 30 कर लो, चलो 30,000 रुपए का, 30,000 रुपए का गुड सेल किया हमने, तो 30,000 रुपए के हमारे डेटर हो गए, क्योंकि हमें इनसे पैसे लेने हैं, मिस्टर ए मिस्टर बी जो भी है, इनसे रुपए लेने हैं। कितने, 30,000 रुपीज हम लेने हैं। 30,000 रुपीज की उधार सेल करी है हमने। बाद में पता चला कि भाई इसमें से जो है ये जो है 25,000 रुपीज इससे लेने हैं मिस्टर ए से, और मिस्टर बी से लेने थे 5,000 रुपीज। बाद में पता चला कि भैया मिस्टर बी जो है ना, हाँ वो पैसे खा गया। खा गया मतलब पेट में खा गया, खाने का मतलब हो गया वो भाग गया, लेके भाग गया। क्या लेके भाग गया, गुड्स लेके भाग गया, उसके अत्ते पते ही नहीं है, वो पैसे नहीं देगा, वो फ्रॉड आदमी था, पहले ही बहुत लोगों को चूना लगा चुका है। ऐसे बहुत घूमते हैं और बड़े इंटेलिजेंट भी होते हैं ये लोग, 1 मिनट में टोपी पहरा के चले जाते हैं, इसकी टोपी उसके सर। तो ऐसा कोई मिल गया हमको भी। अब ये 5,000 रुपीज हमको पता है कि भाई ये कभी नहीं मिलेंगे। ये 5,000 रुपीज क्या, लोग इससे बहुत मांगते, कितनों को चूना लगा चुका है। अब कोई बोले सर केस वेस कर लो, हाँ वो तो करेंगे, 5,000 रुपीज के लिए केस करेंगे ना अगर, तो वकील ले लेगा हमसे तो ऐसे मामलों में वो केसेस वेसेस होते नहीं है, ठीक है। सो ये पैसा डूब गया है हमारा। तो इस पैसे को जो डूब गया ना, इसको ही बोलते हैं बैड डेब्ट्स। तो ये 5,000 रुपीज है, ये हो गए बैड डेब्ट्स। यहां पर डेब्ट्स का मतलब डेटर से है। डेब्ट्स का मतलब किससे, डेटर से। कैसे डेटर, बैड यानी कि बुरे डेटर। बुरे क्यों है भाई, बैड डेब्ट्स यानी कि बैड डेटर्स। बैड डेटर्स क्यों है, क्योंकि ये पैसे नहीं देंगे। तो ये क्या हो गया, लॉस हो गया हमारा। तो इस लॉस को हम क्या बोलेंगे, बैड डेब्ट्स अकाउंट। तो इसकी एंट्री क्या होगी, बैड डेब्ट्स अकाउंट डेबिट टू क्या होगा सर, डेटर्स। बैड डेब्ट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर्स, ये एंट्री करनी पड़ती है। अब डेटर में मान लेते हैं इसका नाम मिस्टर बी है, तो हम यहां पर क्या कर देंगे, मिस्टर बी, उसका नाम पता है, तो मिस्टर बीज अकाउंट। कितने, 5,000 से। सर मिस्टर बी का अकाउंट आपने क्रेडिट क्यों किया, बताऊं क्यों। आज ये क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन करने से पहले 2-3 एंट्रीज मैं आपको और बता देता हूं, इंपॉर्टेंट एंट्रीज। फर्स्ट है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की एंट्री करने से पहले समझो कि ये बिजनेसमैन है, बिजनेस एंड बिजनेसमैन बोथ आर सेपरेट, ये मैं पहले बता चुका हूं, ठीक है। ये बिजनेस है, बिजनेसमैन इसमें क्या लगाता है, कैपिटल, फॉर द पर्पज ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग के पर्पज से दोनों अलग है ना, हाँ। तो बिजनेसमैन बोलेगा ना, यार तुमको मैं पैसे दे रहा हूं, कैपिटल के 1 लाख रुपए दे रहा हूं, मान लेते हैं 1 लाख रुपीज बिजनेस में लगा रहा हूं, फ्री फोकट का थोड़ी दूंगा। इसके बदले में मुझे क्या चाहिए, इंटरेस्ट चाहिए, ब्याज चाहिए। अगर मैं नहीं दूंगा तो कोई भी बिजनेस कहां से लेगा, लोन लेगा तो ब्याज देना पड़ेगा ना, तो इस पे भी दो। तो यहां पर बिजनेस क्या करेगा, इस पे कैपिटल पे क्या देगा, इंटरेस्ट। तो उसको क्या बोलेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो सो जो ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, वो ये इस बिजनेस के लिए क्या है, एक तरह का एक्सपेंडिचर है, ठीक है। अब इसकी जनरल एंट्री बड़ी इंटरेस्टिंग है। इसकी जनरल एंट्री ये नहीं होगी, हाँ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जरूर मान लेते हैं 10% है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की रेट, ठीक है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमारे लिए एक तरह का एक्सपेंडिचर है, हमारे लिए मतलब बिजनेस के लिए। अपने आप को बिजनेस समझना है, मैंने हमेशा बोला हम अकाउंटेंट बिजनेस के हैं, ओके। सो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट तो डेबिट हो जाएगा, यस। बट टू क्या होगा, बैंक कैश नहीं। ये इंटरेस्ट का पैसा कभी भी कैश में नहीं दिया जाता है, इसको हमेशा कैपिटल में ऐड किया जाता है।
कैसे मैं बताता हूं कि मान लेते हैं यहां पर इंटरेस्ट कितना होगा कि 1 लाख का 10% कितना हो गया 10,000 रुपए। ठीक है, तो अब देखो यहां पर हम यहां पर टू कैश नहीं लिखेंगे, टू करेंगे कैपिटल अकाउंट। इसको 10,000 को कैपिटल अकाउंट में ऐड कर देंगे। मतलब ये भाई 1 लाख रुपए तो कैपिटल के थे पहले से, हाँ, और ऐड कर दो भाई, और इसको इंटरेस्ट कितना देना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10,000 रुपए। तो अब इसकी टोटल कैपिटल कितनी हो गई 1,10,000 रुपए। मतलब ब्याज देना है लेकिन दिया नहीं, तो उस ब्याज को भी, इंटरेस्ट को भी कैपिटल मान लेंगे और उसको भी बिजनेस में ही यूज करेंगे। इसलिए कैपिटल ही है एक तरह की। एडिशनल कैपिटल जैसे कैसे लेके आते हैं, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, तो ये भी ब्याज बिजनेस में ही रहेगा, तो उसको कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा कि भाई 1 लाख तो पहले देने ही थे, 10,000 और देने, तो कैपिटल होगी 1,10,000 रुपीज। आया समझ में कॉन्सेप्ट? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, अब ये भी समझ लो, वही ये हमारा बिजनेसमैन और ये हमारा बिजनेस। जब भी ये बिजनेसमैन बिजनेस से कुछ निकाल के ले जाता है, किसके लिए, पर्सनल यूज के लिए, तो उसको हम क्या बोलते हैं, ड्राइंग्स। ये गुड्स ले जा सकता है, कैश ले जा सकता है। मान लेते हैं 10,000 रुपीज या 5,000 रुपीज कैश लेके गया, 5,000 रुपीज का इसने ड्राइंग कर लिया। ओके, ये बिजनेस के लिए एक्सपेंडिचर है और ड्राइंग की एंट्री हम करते हैं ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश। ओके, बट अब बिजनेस बोलेगा भाई साहब जब तूने कैपिटल लगाई थी ना तो मैंने इंटरेस्ट दिया था, अभी तू पैसा निकाल के ले जा रहा है ना तो तू इंटरेस्ट दे। तो ये बिजनेस के लिए यहां पर हो जाएगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। मान लेते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है 10%, तो 5,000 ड्राइंग है, उसका 10% कर लो, कितना हो जाएगा 500। तो ये 500 जो है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ये बिजनेस के लिए इस बार क्या हो गई, इनकम। ठीक है, और आपको पता है इनकम क्रेडिट होती है, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या हो जाएगा, क्रेडिट, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, क्योंकि ब्याज मिलेगा। बट ब्याज ये कभी देगा नहीं, ये पता है क्या बोलेगा कि जैसे मेरी कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को कैपिटल में एडजस्ट किया था ना, हाँ, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को भी कैपिटल में एडजस्ट कर दो। कहने का मतलब मैं बताता हूं, कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा, कैपिटल अकाउंट डेबिट 500। सर इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जो ये 1,10,000 है ना, इसमें से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लेस हो जाएगा, कितना 500, फिर ये कितना बचेगा 1,09,500। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की वजह से कैपिटल क्या हो रही है, कम हो रही है, और कैपिटल एक लायबिलिटी है, लायबिलिटी को कम करने के लिए डेबिट करो एज पर मॉडर्न रूल। ये देखो डेबिट कर दिया, समझ में आया? तो ये दो एंट्री हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आती हैं, और बच्चा बता रहा हूँ बीकॉम स्टूडेंट भी इस एंट्री में एक बार तो कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इसको ऐसे ही मत जाने देना, इसको अच्छे से समझना और इसको अच्छे से लर्न करना, इसको टाइम टू टाइम रिवाइज करना, ताकि आप ये एंट्री भूलो नहीं, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट एंट्री है। बाकी एंट्री तो सब कर लेते हैं, यहाँ आके स्टूडेंट फंस जाता है, एग्जाम में ये पूछ लेते हैं, फिर वहाँ पर दिमाग अरे यार क्या था। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट एक और बता देता हूँ। वैसे मैं नेक्स्ट थर्ड नंबर जो बता रहा हूँ वो पहले भी बता चुका हूँ, लेकिन एक बार और आपको अच्छे से बता देता हूँ। वो है आपका लॉस बाय फायर, अर्थक्वेक, फ्लड्स या थेफ्ट। इस मामले में जब भी कंपनी को लॉस होता है, किस चीज का लॉस होता है, स्टॉक का, यानी कि गुड्स का, तो कंपनी क्या करती है भाई, लॉस हो गया तो उसकी तो एंट्री हमने कर ली। क्या एंट्री करी, मान लेते हैं लॉस्ट बाय फायर 1 लाख रुपीज या 10,000 या 20,000 का, तो वो तो एंट्री हमने सीख ली। लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू परचेजेस, मान लेते हैं आग से जल गया, तो लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू परचेजेस, मान लेते हैं 10,000 या 12,000 का गुड्स जल गया, तो ये एंट्री तो हमने सीख ली। ओके, ये तो लॉस हुआ है व्हेन इवेंट अकर, जब वो घटना हो गई, व्हेन इवेंट अकर, वो घटना हो गई तब की है ये एंट्री। लेकिन भैया जो भी बिजनेसमैन होते हैं वे सब अपने स्टॉक का, अपने गुड्स का इंश्योरेंस करवा के रखते हैं इंश्योरेंस कंपनी से। यस, जैसे हम अपनी बाइक का, अपनी कार का इंश्योरेंस कराते हैं ना, अपनी लाइफ का, ऐसे कैसे जो बिजनेसमैन होता है ना, वो अपने गुड्स का, अपने स्टॉक का, अपनी एसेट्स का इंश्योरेंस करवा के रखता है कि कल के दिन अगर शॉर्ट सर्किट होगा, करोड़ों का माल जल गया, तो इंश्योरेंस कंपनी से पैसे लेंगे। When goods insured by insurance company, अगर गुड्स इंश्योर्ड हो किससे, इंश्योरेंस कंपनी से, तो क्या ये लॉस रहेगा? नहीं, लॉस कैसे रहेगा, लॉस रहेगा ही नहीं। अब यहां पर दो इवेंट होते हैं,
व्हेन इंश्योरेंस कंपनी एक्सेप्ट 100% क्लेम। भाई 12,000 का गुड्स लॉस हुआ ना, इंश्योरेंस कंपनी ने पूरी जांच पड़ताल करी, उसका इंस्पेक्टर आया, आग लगने के बाद उसने देखा भी बिल्कुल 12,000 रुपीज का गुड्स जल गया है, इंश्योरेंस कंपनी रेडी है भाई, हाँ तुमको हम 12,000 रुपए दे देंगे। 100% क्लेम क्या हो गया, एक्सेप्ट कर लिया। तो इस केस में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर तो ये लॉस लॉस कहाँ रहा, आप खुद सोच के देखो, ये लॉस लॉस रहेगा नहीं। तो जब लॉस लॉस नहीं है तो लॉस को करो क्रेडिट, तो लॉस हो जाएगा क्रेडिट, क्योंकि लॉस डेबिट किया था ना, क्योंकि लॉस हुआ था तब डेबिट किया था। अब इंश्योरेंस कंपनी 12,000 देने के लिए तैयार है, तो लॉस कहां रहा अब, तो इस लॉस को हटाओ। कैसे हटाऊं, काट दूं? नहीं, अकाउंटिंग में काटा कुटी थोड़ी होती है, तो जो डेबिट है उसको क्रेडिट कर दो। कितने से, 12,000 से। और इंश्योरेंस कंपनी कितने पैसे देगी, दिए नहीं है, देगी। क्लेम एक्सेप्टेड, क्लेम एक्सेप्टेड, तो दिए नहीं है, देगी। अब तो हमको 12,000 रुपीज लेने हैं, किससे, इंश्योरेंस कंपनी से। तो इंश्योरेंस कंपनी हमारे लिए क्या होगी, डेटर हो गई। डेटर का मतलब एसेट हो गई, उससे पैसा लेना है, और एसेट ऑलवेज क्या होती है, डेबिट। एसेट आए तो डेबिट ही करते हैं, तो इंश्योरेंस कंपनी यानी कि गिवर है, एक तरीके से कह सकते हैं, हमको पैसे देगी। तो इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट। तो ये हो गई आपकी बी की, ठीक है। सी नंबर एंट्री एक और होती है, वो क्या होती है, फिर मैं ये वाली बताऊंगा सिचुएशन। अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम इंश्योरेंस कंपनी। जब इंश्योरेंस कंपनी से पैसा मिलेगा तो क्या होगा भैया, तो पैसा आएगा तो बैंक अकाउंट डेबिट और चेक ही आएगा। ओके, कौन देगा, इंश्योरेंस कंपनी। तो ये वाली एसेट जो है ना, 12,000 मांगती थी, अब उसने दे दी, तो एसेट खत्म। एसेट को कम करने के लिए एज पर मॉडर्न रूल क्रेडिट करो। ये 12,000 आए, कहानी खत्म। ये क्या है यहां पर, ये तो तब होता है जब 100% क्लेम एक्सेप्ट कर ले। बट इंश्योरेंस कंपनी कभी भी 100% क्लेम एक्सेप्ट करती नहीं है, कुछ ना कुछ क्लोज, बहाना, रूल्स, रेगुलेशन, लॉ, कानून, अड़ंगा बड़ंगा करके हमेशा जितना नुकसान होता है उससे कम ही एक्सेप्ट करती है। सो व्हेन इंश्योरेंस कंपनी एक्सेप्ट कंपनी एक्सेप्टेड पार्सली क्लेम, फुल नहीं एक्सेप्ट करती है, आधा ही एक्सेप्ट करती है, तब देखो लॉस जो डेबिट हुआ था उसको क्या कर देंगे, क्रेडिट। तो लॉस बाय फायर अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। कितना लॉस हुआ था, 12,000 का, हाँ उस अकाउंट को तो क्लोज कर देगी। ओके, इंश्योरेंस कंपनी कितना पैसा देगी, वो इंश्योरेंस कंपनी में डाल देंगे, डेबिट। मान लेते हैं इंश्योरेंस कंपनी बोल रही है भाई ऐसा है, मैं तुमको 60% क्लेम एक्सेप्ट कर लूंगी, 60%। तो 12,000 का 60% कितना हुआ, बोलो, 12,000 का 60%। मेरी तो भैया कैलकुलेटर की आदत पड़ी हुई है, दिमाग लगाते ही नहीं। क्यों सर, क्योंकि भाई हमको कैलकुलेटर अलग है। 7,200 और बाकी का लॉस कितना हो गया, वो हो गया 4,800। और लॉस डेबिट होता है, यस। सर किस नाम से डेबिट करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस। ये प्रॉफिट एंड लॉस क्या है, ये फाइनल अकाउंट के अंदर हम सीखेंगे कि जब भी कोई भी लॉस हो या इनकम हो तो उसको पीएनएल अकाउंट में ट्रांसफर किया जाता है, इसलिए यहाँ पर पीएनएल अकाउंट लिखा जाता है। हाँ सर, जब इंश्योरेंस कंपनी पैसे देगी इस केस में तब, तो इस केस में पूरे पैसे तो आएंगे नहीं, तो इस केस में कितने आएंगे, ओनली 7,200। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इंश्योरेंस कंपनी। बोलो जी, देखो क्या क्या चीजें काम आती है आगे, 12th क्लास में, बीकॉम में, सीए में, चाहे कुछ भी करो। क्लास 11th की जो अकाउंट्स होती है उसमें एक तो इंट्रोडक्शन अकाउंटिंग का, जो अकाउंटिंग कन्वेंशंस हैं, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स हैं, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स हैं, वो हमेशा काम आएंगे आपकी, ऑलरेडी हमेशा। इसके बिना आप आगे बढ़ ही नहीं पाएंगे, 12th समझ में ही नहीं आएगी। जनरल जो अभी हम कर रहे हैं ये हमेशा काम आएगा। इसके बाद हम एक लेजर करेंगे, वो हमेशा काम आएगा। फिर हम एक टॉपिक करेंगे ट्रायल बैलेंस, और फिर हम करेंगे एक फाइनल अकाउंट्स। इसके अलावा भी कुछ चैप्टर है, लेकिन ये है बेसिक
ये हमेशा काम आएगा। अगर किसी को ये नहीं आता ना, उसको 12th में कुछ समझ में नहीं आएगा, कुछ भी नहीं है। 12th क्लास के अंदर अकाउंटेंसी का एक चैप्टर तक समझ में नहीं आएगा अगर किसी को ये नहीं आता टॉपिक। तो इतना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो आप ज़्यादा मेहनत कीजिए। अभी हमारा जनरल चल रहा है तो इस पर ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए, जितने क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो कीजिए। मैंने अभी बैठ के स्पेशली आधा घंटा आपके लिए बैठ के एक बढ़िया सा क्वेश्चन निकाला, उसको टाइपिस्ट चला गया क्योंकि लगभग 6 बजे सब चले जाते हैं, स्टाफ चला जाता है। मैंने बैठ के खुद आपके लिए स्पेशली टाइप किया उसको, क्योंकि मैं जानता हूँ इनकी अहमियत। इसके अलावा अगर अकाउंटेंसी के अंदर 11th क्लास में कोई दूसरे सब्जेक्ट्स हैं, दूसरे सब्जेक्ट्स क्या दूसरे चैप्टर्स हैं, वो नहीं भी हुए तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन ये तो होना ही चाहिए। तो इतना इंपॉर्टेंट है। सो हम बीकॉम की क्लासेस अब 11th और 12th में इतना क्राउड नहीं है हमारे पास, है ना, आपको पता है। आपको थोड़ा सा अपने बारे में बता भी देता हूँ। देखो, अपने यूट्यूब पे 2 तरह के चैनल है। एक है क्लास 11-12 के लिए, ठीक है, और एक है बीकॉम एंड बीबीए के लिए। क्लास 11-12 का जो चैनल है उसका नाम है कॉमर्स वाले गुरुजी, कॉमर्स वाले गुरुजी, ठीक है। और बीकॉम बीबीए के जो चैनल है उसका नाम है CWG फॉर बीकॉम। यहां से हमारे पास किसी प्रकार का कोई क्राउड नहीं है, मतलब ज्यादा बच्चे नहीं है। आप खुद देख रहे हो, आप अकेले ही हो अकाउंटेंसी के क्लास 11th में बैच में, और 12th के बैच में 2-3 जने हैं, बस इतना ही है, ज्यादा क्राउड नहीं है। यहाँ से टोटल मिला के देखिए तो 10 स्टूडेंट होंगे यहाँ। ऑनलाइन की बात कर रहा हूँ, ऑफलाइन की नहीं कर रहा हूँ। ऑफलाइन में तो है हमारे पास काफी, 50-60 का बैच लगता है। ऑनलाइन में केवल इतने ही है, 10 स्टूडेंट्स अभी तक। लास्ट ईयर भी इतने ही थे, ऑनलाइन 15-20 बच्चे थे। तो यहाँ से हमारे पास ज़्यादा क्राउड नहीं है, क्योंकि ये जो चैनल है ये इतना फेमस नहीं है। बीकॉम वाला चैनल जो है ये बहुत फेमस चैनल है। अभी हमारे पास बीकॉम फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, फाइनल ईयर, थर्ड ईयर, है ना, बीबीए, ये 3-3 साल के होते हैं। एमकॉम, यहाँ पर अभी हमारे पास 1000+ स्टूडेंट्स है जिन्होंने पेड कोर्सेज ले रखे हैं। 1000+ स्टूडेंट्स, 10-20 नहीं। अब हुआ क्या आपको बताता हूँ। देखो, जब ये सब अच्छा चल रहा है तो मैं यहाँ क्यों कर रहा हूँ, आपको अकेले को क्यों लेके बैठा हूँ, उसकी वजह बताता हूँ। मैं चाहता हूँ ये वाला क्राउड यहाँ पर भी आए, उसका रीज़न भी बताता हूँ। उसका रीज़न केवल पैसा नहीं है, उसका रीज़न बताता हूँ। हमारे पास जो बीकॉम वाले स्टूडेंट्स आते हैं ना, इतने सारे स्टूडेंट आते हैं, इसमें से 50-60% स्टूडेंट्स को बेटा ये आता ही नहीं है, ये नहीं आता। तो हमको उनको बीकॉम पढ़ाने से पहले ये सिखाना पड़ता है। बिल्कुल, बीकॉम के क्लासेस के अंदर पहले हम ये सिखाते हैं। 11th का उन्होंने 12th पास कर रखी है, बीकॉम फर्स्ट ईयर के अंदर है, लेकिन उनको ये नहीं पता। तो हम एक स्पेशल बैच बनाया हुआ है, उसके अंदर हम ये, आप ऐप के अंदर जाके बीकॉम के अंदर देखोगे तो बहुत सारे कोर्सेज मिलेंगे आपको। तो उनको पहले हम ये सिखाते हैं, ये सिखाने के बाद में फिर बीकॉम वाली आगे पढ़ाते हैं अकाउंटिंग। तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। जब ये प्रॉब्लम मैंने देखी तो मेरे को लगा यार ये तो गड़बड़ है। तो फिर हमने क्या किया, ये वाला चैनल स्टार्ट किया वापस से अच्छे से, और हमने बोला क्यों ना यार 11-12 वालों को भी इतना अच्छे से पढ़ा दिया जाए कि वो जब हमसे आगे बीकॉम पढ़े तो उनको वो प्रॉब्लम नहीं आए। सो इस वजह से हमने 11-12 की बैचेज स्टार्ट किए। समझ में आया आपको जी। सो मेरा कहने का मतलब ये है कि मकसद यही है कि बेस 11-12 में बच्चों का हम इतना अच्छा कर दें, धीरे धीरे क्राउड अपने आप आएगा अगर अच्छा पढ़ाएंगे तो, और इतना अच्छा कर दें कि आगे जब वो बीकॉम, बीबीए, सीए, सीएमए, सीएस, सीडब्ल्यूए जो कोर्स करें उनको कोई प्रॉब्लम नहीं आए, अकाउंटिंग समझ में आए। तो इतना इंपॉर्टेंट है ये।